नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्लास 12 नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पर। और मैं सिद्धार्थ पटेल आप सभी बच्चों का बहुत ही जोरों शोरों से स्वागत करता हूं। तो मेरे लाल, हम आ गए हैं आपके लास्ट चैप्टर के वन शॉट पर, और ये चैप्टर है आपका रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। जी हाँ, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, पॉलिटिकल साइंस इज ऑल अबाउट स्टोरीज मेरे लाल। और अगर आपको ध्यान हो तो इस किताब की शुरुआत हमने की थी ईयर 1947 से, और ईयर 1947 से लेके भारत की पॉलिटिक्स कैसे चली है, चाहे वो 3 चैलेंजेस हो बेटा, चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, चाहे हमारे पाकिस्तान और चाइना के साथ में वॉर हो, इमरजेंसी का टाइम हो, या फिर अलग अलग रीजन की डिमांड उठ रही हो, कभी देश से अलग होने की या कभी ऑटोनॉमी की। ये तमाम तरीके की चीजें क्या, ये तमाम तरीके की चीजों को हमने पढ़ा है। अब जैसा कि आप चैप्टर के नाम को समझ रहे हो, रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि ईयर 1985 से लेके आज तक की पॉलिटिक्स कैसे रही है, रिसेंटली कौन कौन से मुद्दे उठे, पिछले 31 साल में भारत की पॉलिटिक्स में क्या क्या डेवलपमेंट हुए, भारत की पॉलिटिक्स में मेरे लाल कौन कौन से मुद्दे उठे, हम इनको क्या करने वाले हैं, हम इनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कॉन्टेक्स्ट ऑफ 1990s के दौरान में क्या चल रहा था। ठीक है, Rajiv Gandhi became the prime minister after the assassination of Indira Gandhi. He led the Congress to a massive victory in Lok Sabha elections held immediately. Thereafter, in 1984, as the decade of 80s came to an end, country witnessed 5 developments that were to make a long-lasting impact on our politics. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ, तो इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद में हम देखते हैं कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। इंदिरा गांधी के असैसिनेशन की कहानी हमने पिछले चैप्टर में ऑपरेशन ब्लू स्टार, खालिस्तान मूवमेंट, ये तमाम तरीके की चीजें पढ़ी थी। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि इंदिरा गांधी के बाद में राजीव गांधी बनते प्रधानमंत्री। जब 1984 में जब चुनाव होते हैं तो राजीव गांधी को बहुत ज्यादा एक मैसिव विक्ट्री मिलती है, हद से ज्यादा सीट मिलती है राजीव गांधी को। आज तक के इतिहास में किसी को भी इतनी सीट्स नहीं मिली होगी जितनी राजीव गांधी को उस समय इतनी बड़ी मेजॉरिटी मिली थी मेरे लाल। लेकिन जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि 80s का डिकेड खत्म हो रहा था और हम 90s के टूवर्ड्स बढ़ रहे थे, हम लोग देख रहे थे कि भारत की पॉलिटिक्स में 5 ऐसी चीज हुई थी या 5 ऐसे डेवलपमेंट हुए थे मेरे लाल, जिसने कि हमारी पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया है। और आज भी कहीं ना कहीं क्या है, आज भी कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो 5 डेवलपमेंट्स क्या हुए थे मेरे लाल, सबसे पहले हमें उसको समझना है। ठीक है, first, the most crucial development of this period was the defeat of the Congress party held in the election 1989. The party that has won as many as 415 seats in Lok Sabha in 1984 was reduced to only 197 in this election. Congress improved its performance and came back to the power soon after the midterm election held in 1991. ठीक है, पहला डेवलपमेंट ये होता है मेरे लाल, पहला डेवलपमेंट ये होता है कि वो 1984 में जिन राजीव गांधी की सरकार को 1984 में जिन राजीव गांधी की सरकार को मेरे लाल हम लोग देखते हैं कि 415 सीट मिलती है लोकसभा में। मतलब इतनी ज़्यादा सीट इंदिरा गांधी को भी नहीं मिली, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी नहीं मिली। जिन राजीव गांधी की सरकार को इतनी ज़्यादा सीट्स मिलती है मेरे लाल, वही सरकार 1989 का चुनाव हार जाती है, वही सरकार 1989 का चुनाव हार जाती है। अब तुम लोग पूछोगे क्यों हार गई, तो इसके मल्टीपल रीजंस थे। बोफोर्स स्कैम्स था, लोग खुश नहीं थे, बहुत लंबे समय से कांग्रेस रूल कर रही थी। ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा था, तो बहुत सारे मल्टीपल रीजंस थे मेरे लाल। लेकिन हम लोग देखते हैं 1984 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे, 5 साल तक वो बढ़िया से सरकार चलाते मेरे लाल। जब 5 साल तक वो बढ़िया से सरकार चलाते हैं तो हम देखते हैं मेरे लाल कि 1989 में क्या होता है, 1989 में मेरे लाल उनकी सरकार क्या होती है, उनकी सरकार मेरे लाल 1989 में चुनाव हार जाती है। और 1989 में एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट की कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है, जिसको कि बीजेपी और लेफ्ट पार्टीज ने क्या किया, जिसको कि बीजेपी और लेफ्ट पार्टीज ने सपोर्ट करके सरकार बनाई। ठीक है, सरकार बनाई। अच्छा, अब जनता गवर्नमेंट के बाद में, जनता गवर्नमेंट 1977 में जनता गवर्नमेंट बनी थी। 1977 के बाद में दूसरी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनती है 1989 में ही। 1977 के बाद में मेरे लाल दूसरी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनती है 1989 में। ठीक है, तो ये है। लेकिन 1989 में उनकी सरकार बन तो जाती है, लेकिन वो ज़्यादा समय तक चल नहीं पाती है। अगेन
अगेन वो ज़्यादा समय तक चल नहीं पाती है। और फिर हम लोग देखते हैं कि 1991 में फिर से चुनाव होते हैं। हम लोग देखते हैं मेरे लाल कि 1991 में क्या होता है, 1991 में फिर से इस देश में चुनाव होते हैं, ठीक है। But the election of 1989 marked the end of what political scientists have called the Congress system. To be sure, Congress remained an important political party and ruled the country more than any other party even this period since 1989. But it has lost the kind of centrality it earlier enjoyed in the party system. लेकिन 1989 के इलेक्शंस ने मेरे लाल जो हम पढ़ रहे थे कांग्रेस सिस्टम, वो कांग्रेस सिस्टम कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। हमने ये देखा कि 1967 में पहली बार 1967 का जब चुनाव आया था, ध्यान करो मेरे लाल, जब हमने इंदिरा गांधी वाली चीज़ें पढ़ी थी तब हमने देखा था कि उस समय क्या था, उस समय कहीं ना कहीं कांग्रेस सिस्टम को चैलेंज पहुंचा था। लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या किया था, इंदिरा गांधी ने वापस से कांग्रेस को एक तरीके से रिवैम्प कर लिया था। एक तरीके से इंदिरा गांधी ने वापस से कांग्रेस की पोजीशन को एकदम अच्छी बना दी थी। लेकिन 1989 को ऑफिशियली ये कहा जाता है कि 1989 के बाद से कांग्रेस सिस्टम पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। ऑल्दो हम लोग ये देखते हैं कि 1989 से लेके 2014 तक 1989 से लेके 2014 तक कांग्रेस ने बहुत लंबे समय तक हमारे देश पे रूल किया, बाद में भी रूल किया। लेकिन पहले जो कांग्रेस की जो सेंट्रलिटी वाली पोजीशन थी ना, मतलब हर जगह कांग्रेस ही कांग्रेस, अब वो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी पोजीशन खो रहा था। अब अगर कांग्रेस रूल भी कर रहा था मेरे लाल सेंट्रल लेवल पे, जैसे 1989 से लेके 2014 तक कांग्रेस ने कई बार रूल किया, फिर भी कांग्रेस की कोएलिशन की गवर्नमेंट थी। कांग्रेस की वो जो पोजीशन एक जमाने में थी ना, वो पोजीशन कहीं ना कहीं क्या, वो पोजीशन कहीं ना कहीं कांग्रेस खो चुका था। तो कांग्रेस अपनी जो इंपॉर्टेंस है वो कहीं ना कहीं खो रहा था, ठीक है। ऑल्दो कांग्रेस का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है, लेकिन 1989 से हम लोग ऑफिशियली बोलते हैं कि कांग्रेस सिस्टम जो था मेरे लाल, वो क्या हो गया, कांग्रेस सिस्टम मेरे लाल खत्म हो गया। सेकेंड डेवलपमेंट क्या था, ठीक है। सेकेंड डेवलपमेंट वॉज द राइज ऑफ द मंडल इशू इन नेशनल पॉलिटिक्स। दिस फॉलोड द डिसीजन बाय न्यू नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट इन 1990 to implement the recommendation of Mandal Commission that jobs in central government should be reserved for the other backward classes. These lead to the violent anti-Mandal protest in different parts of the country. The dispute between the supporter and opposition of OBC reservation was known as Mandal issue and was to play an important role in shaping the politics since 1989. दूसरा डेवलपमेंट जो था वो था मेरे लाल मंडल पॉलिटिक्स को लेके। जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जब 1977 में पहली नॉन कांग्रेस जनता पार्टी की सरकार बनी थी मेरे लाल, तब क्या हुआ था, तब ओबीसीज के रिजर्वेशन की बात उठी थी। और उसी के चलते मंडल कमीशन बनाया गया था और मंडल कमीशन ने रिकमेंड किया था कि ओबीसीज को रिजर्वेशन देना है। तुम्हें ओरिजिनली बताऊं तो भारत के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एससीज एंड एसटी के रिजर्वेशन की बात हुई है मेरे लाल, ओबीसीज की बात नहीं हुई है। 1977 में जब जनता गवर्नमेंट आई थी मेरे लाल, तब हम लोग देख रहे थे कि बैकवर्ड कास्ट का मुद्दा बहुत ज्यादा उठने लग गया। तब जनता गवर्नमेंट ने क्या किया था, तब जनता गवर्नमेंट ने मंडल कमीशन को अपॉइंट किया था और मंडल कमीशन ने रिपोर्ट दी थी कि अपार्ट फ्रॉम एससीज एंड एसटी एक और कम्युनिटीज है जिनको कि हमें रिजर्वेशन देना होगा। तो हम लोग ये देखते कि जो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट आई थी 1990s में, ये जो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट आई थी मेरे लाल 1990s में, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। कहीं ना कहीं इन्होंने ओबीसीज को रिजर्वेशन देने की कोशिश की और रिजर्वेशन मेरे लाल एक सेंसिटिव मुद्दा है, तो इसके चलते पूरे देश में प्रोटेस्ट होने लग गए। कुछ लोग रिजर्वेशन के फेवर में थे, कुछ लोग रिजर्वेशन के फेवर में नहीं थे। इसको भी अपन अभी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। Third, the economic policies followed by various governments took a radical different turn. This is known as the initiation of the Structural Adjustment Program or the New Economic Reform. Started by Rajiv Gandhi, these changes first became very visible in 1991 and radically changed the direction that Indian economy pursued since independence. These policies have been widely criticized by the movement, organization, but various governments that came to power in this period have continued to follow this. तीसरा हम लोग देखते हैं मेरे लाल क्या है कि भारत अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज कर रहा था। वो भारत जो कि कहीं ना कहीं सोशलिज्म के प्रति टिल्ट था मेरे लाल। 1991 में भारत स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम के लिए तैयार था, मतलब हम अपनी इकोनॉमी के स्ट्रक्चर्स को चेंज कर रहे थे, हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे थे। ऑल्दो ये पॉलिसी राजीव गांधी ने स्टार्ट कर दी थी, लेकिन 1991 से ये विजिबल होने लग गई थी कि भारत कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म की तरफ, भारत कहीं ना कहीं एलपीजी रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ रहा है। जब
एलपीजी रिफॉर्म्स आए मेरे लाल, तो बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, बहुत सारे मूवमेंट्स हुए, लेकिन उस समय की सरकार से लेके आज तक की सरकार सभी ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, इस पॉलिसी के तहत आज तक काम चल रहा है। फोर्थ, the centuries old legal and political dispute over the Ram Janmabhoomi in Ayodhya started influencing the politics of India, which gave the birth to the various political ideology. The Ram Janmabhoomi temple movement, becoming the central issue, transformed the direction of discourse on secularism and democracy. These changes culminated in the structure of the Ram temple at the Ayodhya following the decision of Constitutional Bench of the Supreme Court, which announced on 9th November 2019. चौथा मुद्दा था मेरे लाल भारत में सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी को लेके, क्योंकि भारत में राम जन्मभूमि अयोध्या में जो राम मंदिर का मुद्दा है मेरे लाल, वो बहुत उसने कहीं ना कहीं भारत की पॉलिटिक्स का एक सेंट्रल हिस्सा बन गया। अब मंदिर बनना नहीं बनना वो तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि मंदिर बनना है, और मंदिर बन भी गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसने भारत की पॉलिटिक्स को रिलीजन, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, इन सारी चीजों पर बहस छेड़ दी। इस वाले टॉपिक को भी हम डिटेल में आगे कवर करेंगे इसी चैप्टर में। And finally, the assassination of Rajiv Gandhi in May 1991 led to the change of the leadership of the Congress party. He was assassinated by an Sri Lankan Tamil linked to LTTE when he was in election campaign in Tamil Nadu. In the election of 1991, Congress emerged as the single largest party. Following Rajiv Gandhi's death, the party chose Narasimha Rao as a prime minister. हम लोग देखते हैं मेरे लाल, फाइनली 1991 में राजीव गांधी का असैसिनेशन हो जाता है। राजीव गांधी का असैसिनेशन LTTE से लिंक्ड है, जो कि श्रीलंका, हमने कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया में मैंने तुम लोगों को पढ़ाया है कि श्रीलंका में जो क्राइसिस चल रहे थे LTTE को लेके, तो जब राजीव गांधी चुनाव प्रचार के दौरान थे मेरे लाल तमिलनाडु में, तब हम लोग देखते हैं कि उनका असैसिनेशन हो जाता है। और उनका असैसिनेशन हो जाता है, उस समय चुनाव चल रहे थे। चुनाव के दौरान ये देखा गया कि कांग्रेस एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी उभर के आई थी, तो ऑफकोर्स कांग्रेस ने सरकार बनाई। अब राजीव गांधी नहीं है, तो अब प्रधानमंत्री कौन बने भैया? हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि प्रधानमंत्री बनते हैं, अगले देश के प्रधानमंत्री बनते हैं 1991 में। नरसिम्हा राव जो रहते हैं मेरे लाल, वो क्या रहते हैं? वो बनते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, अब एक एक करके क्या समझते हैं। मैंने तुम्हें 5 डेवलपमेंट्स पढ़ा, मैंने तुम्हें 5 डेवलपमेंट पढ़ा है कि कांग्रेस सिस्टम क्या है भैया? कांग्रेस सिस्टम का डिक्लाइन होना। सबसे पहले कांग्रेस सिस्टम का क्या है? सबसे पहले कांग्रेस सिस्टम का डिक्लाइन होना मेरे लाल। दूसरे बारे में मंडल इशूज का, ओबीसी का रिजर्वेशन। तीसरा इकोनॉमिक पॉलिसीज जो LPG रिफॉर्म्स थे। चौथा राम जन्मभूमि का मामला, सेक्युलरिज्म की डिबेट। एंड फिफ्थ राजीव गांधी का असैसिनेशन, और आगे जो पावर है वो नरसिम्हा राव के पास में गई। ये 5 मुद्दे जो हैं, इन 5 मुद्दों को हम डिटेल में क्या करने वाले हैं? इन 5 मुद्दों को अब हम डिटेल में इस पूरे के पूरे चैप्टर में समझने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं एरा ऑफ कोएलिशन से, कि भारत की राजनीति कैसे रही है ईयर 1989 से लेके भारत की राजनीति कैसे रही है। तो जहां की हम लोग देखते थे कि एक समय कांग्रेस का एक तरफा राज चलता था। हम लोग बोलते हैं फ्रॉम द पीरियड 1989 टू 2014, ये पूरा का पूरा कोएलिशन का दौर था मेरे लाल। यहां पर ऐसा देखा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिल रही थी, सरकार कोई भी बना रहा हो लेकिन कोएलिशन की सरकार चल रही थी मेरे लाल। ठीक है, तो समझते हैं। इलेक्शन इन 1989 lead to the defeat of the Congress party, but did not result in majority of any single party. Though the Congress was the largest party in the Lok Sabha, it did not have a clear majority, and therefore it decided to sit in opposition. The National Front, which was an alliance of Janata Dal and some other regional party, received the support from 2 dramatically opposed political party, the BJP and the Left Front. On this basis, the National Front formed a coalition government, but BJP and Left Front did not join this government. ठीक है, अब मैंने क्या बताया मेरे लाल? मैंने तुम लोगों को एक चीज बताई थी कि 1989 में क्या होता है? 1989 में कांग्रेस क्या होती है? 1989 में कांग्रेस चुनाव हार जाती है। ठीक है, ऑल्दो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को देखोगे, मेरे लाल सारी पॉलिटिकल पार्टीज को देखोगे तो कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा सीट्स आई थी, लेकिन कांग्रेस के पास 197 सीट से क्या होता है? सरकार 197 सीट से नहीं चल सकती ना, आपको मेजॉरिटी शो करनी पड़ती है। और कांग्रेस को कोई भी समर्थन नहीं दे रहा था, तो कांग्रेस को लगा कि अब चुपचाप अपोजिशन में बैठने में ही फायदा है। तो ये जो जनता दल था मेरे लाल, इसी जनता दल का एक ग्रुप ने नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, इसी के एक ग्रुप ने एक नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट बनी थी। किसकी सरकार बनी थी? नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट की बनी थी। अब ये जो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट थी भैया, इस नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट के पास में यहां पे क्या था? इन लोगों के पास में कोई भी मेजॉरिटी नहीं थी, इनके पास में मेरे लाल मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन
क्या है, आपको तो लोकसभा में मेजॉरिटी प्रूफ करनी है। तो बीजेपी ने क्या बोला, बीजेपी ने बोला कि हम तुमको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और लेफ्ट पार्टीज, बहुत सारी जो लेफ्ट पार्टीज थी, लेफ्ट पार्टीज ने क्या बोला, बहुत सारी लेफ्ट पार्टीज ने बोला कि हम भी तुमको सपोर्ट करेंगे। बीजेपी और लेफ्ट पार्टीज ने बोला कि हम सरकार के अंदर से सपोर्ट नहीं करेंगे, हम सरकार को बाहर से सपोर्ट करेंगे। अब सरकार को बाहर से सपोर्ट करने का मतलब क्या है, सरकार को बाहर से सपोर्ट करने का मतलब ये कि तुम्हारी सरकार चलाओ, तुम बढ़िया से तुम अपना काम करो, लेकिन जब भी लोकसभा में वोटिंग की बारी आएगी, तो बीजेपी और लेफ्ट पार्टीज हमेशा नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट के फेवर में वोट कर देंगे, सो दैट लोकसभा में इनकी मेजॉरिटी दिखे। लेकिन बीजेपी और लेफ्ट पार्टीज का सरकार से कुछ लेना देना नहीं है, मतलब उनके पास कोई मिनिस्ट्रीज वगैरह नहीं है। बीजेपी और लेफ्ट पार्टीज के पास में कोई मिनिस्ट्रीज वगैरह नहीं है, ये लोग बस बाहर से सपोर्ट करेंगे। बाहर से मतलब जब भी लोकसभा में मेजॉरिटी दिखानी है तो बीजेपी और लेफ्ट पार्टी क्या करेगी, बीजेपी और लेफ्ट पार्टीज नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगी, ठीक है। ये नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट थी, अपने आप में कोएलिशन की सरकार थी, यहां पर भी अलग अलग कोएलिशन वाली पॉलिटिकल पार्टीज थी, ठीक है। ये चीज भी क्लियर हो गई। अब अगर तुम बहुत ध्यान से समझोगे तो 1989 में हो क्या रहा है, बीजेपी की आइडियोलॉजी और लेफ्ट पार्टीज की आइडियोलॉजी मेरे लाल कंप्लीटली डिफरेंट है। बीजेपी हिंदुत्व पे बेस्ड आइडियोलॉजी रखता है, बीजेपी में हम लोग देखते कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म की बात होती है भैया। वहीं जो लेफ्ट पार्टीज रहती है मेरे लाल, वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से उतनी सहमत में नहीं रहती है, साथ ही साथ ये लोग कैपिटलिज्म के इतने फेवर में नहीं रहते। तो दो अपोजिट पॉलिटिकल पार्टी जिनकी सोच एकदम क्या है, जिनकी सोच एकदम कंप्लीटली अपोजिट है, वो मिलके क्या कर रहे हैं, वो लोग मिलके नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का एक ही मकसद है, इन दोनों का क्या मकसद है मेरे लाल, कि बस कांग्रेस को पावर से बाहर रखना है, कि बस कांग्रेस को सरकार में नहीं आने देना है। तो बीजेपी और लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टी साथ में आ गए। क्लियर है, ये वाली चीज क्या हो गई, ये वाली चीज मेरे लाल तुमको यहां पर क्लियर हो गई है, ये वाली चीज तुम्हें यहां पर क्लियर हो गई, ठीक है। ये वाली चीज हमें क्लियर हो गई। तो ये सरकार चलती है 1989 से लेकर 1991 तक। 1981 के बाद में अगेन मिली जुली सरकार थी, ज्यादा समय तक चल नहीं पाई, अपना दम तोड़ दिया, और 1991 में फिर से चुनाव होते हैं, ठीक है। डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस में अपन जरा समझते हैं। Thus began a multi-party system. To be sure, large number of political party contested election in our country. Our parliament has always representative from several political party. ठीक है। डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस का मतलब ये मेरे लाल कि बहुत सारा मल्टी पार्टी सिस्टम होगा। डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस का मतलब ये नहीं बेटा कि कांग्रेस डिक्लाइन हुई तो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी आई, नहीं। अगर कांग्रेस डिक्लाइन हो रही है तो इसके बदले में एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं आ रही, कांग्रेस का डिक्लाइन मतलब मल्टी पार्टी, बहुत सारी पार्टी सेंटर में आ रही है। नई नई पॉलिटिकल पार्टीज क्या मेरे लाल, नई नई पॉलिटिकल पार्टी सेंटर में आ रही है, नई नई पॉलिटिकल पार्टीज मेरे लाल सेंटर में आ रही है। सो डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस को तुम लोग समझो मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम मतलब बहुत सारी क्या, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या करी मेरे लाल, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी सेंटर में आ रही है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज रूल कर रही है सेंट्रल लेवल पे। और अपना पार्लियामेंट में तुम लोग देखोगे, अपने पार्लियामेंट को तुम उस समय देखते थे तो अपने को हर पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव, हर एरिया का रिप्रेजेंटेटिव हमें पार्लियामेंट में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था, ठीक है। What happened after 1989 was the emergence of several parties in such a way that one or two party did not get most of the votes or seats. This means that no single party secured a clear majority of seats in any Lok Sabha election held since 1989 till 2014. This development initiated the era of coalition government at center, in which regional party played a crucial role in forming ruling alliance. But in 2014 and 2019 Lok Sabha election, the BJP got the clear majority of its own. तो हम लोग ये देखते हैं मेरे लाल 1989 से लेके 2014 तक, 1989 से लेके मेरे लाल 2014 तक हम लोग देख रहे थे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास में मेजॉरिटी नहीं थी सेंट्रल लेवल पे। मतलब 1989 से लेके 2014 तक भारत में कोएलिशन गवर्नमेंट चल रही थी, भारत में कोएलिशन गवर्नमेंट चल रही थी। तो तुम लोग लिख सकते हो कि 1989 से लेके 2014 तक इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मेरे लाल हम लोग कोएलिशन एरा भी कहते हैं। इसको हम कोएलिशन एरा भी कहते हैं कि भारत में किसी एक भी पॉलिटिकल पार्टी की सेंट्रल लेवल पे मेजॉरिटी ना होना इन 10, 20, 30 सालों में, ठीक है। 2014 में हम लोग देखते हैं कि बीजेपी की सरकार बनती है, अगेन 2019 में बीजेपी की सरकार बनती है, एंड 2024 में बीजेपी की भी
बीजेपी को भी कोएलिशन से बनानी पड़ती है, 2024 में भी बीजेपी को कोएलिशन से बनानी पड़ती है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं, 2014 तक एक कोएलिशन एरा चलता है जहां पे कोई एक पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं होती है, तो 2-3 पॉलिटिकल पार्टी मिलकर क्या करती है, 2-3 पॉलिटिकल पार्टी मिलकर मेरे लाल सरकार चलाती है, 2-3 पॉलिटिकल पार्टी मिलकर सरकार चलाती है। अच्छा, इस समय हम लोग अलायंस पॉलिटिक्स भी देख रहे थे, इस समय हम लोग मेरे लाल अलायंस पॉलिटिक्स भी देख रहे थे। अब अलायंस और कोएलिशन में क्या डिफरेंस है, अलायंस और कोएलिशन में डिफरेंस क्या है, देखो। कोएलिशन चुनाव के बाद में, जब चुनाव जीतने के बाद में 2-3 पॉलिटिकल पार्टी साथ में मिलकर सरकार चलाती है, जब चुनाव जीतने के बाद में मेरे लाल जब 2-3 पॉलिटिकल पार्टी साथ में आती है तो दैट इज कोएलिशन, उसको क्या बोला जाता है, उसको कोएलिशन बोला जाता है। लेकिन चुनाव होने से पहले ही, चुनाव लड़ने से पहले ही जब 2-3 पॉलिटिकल पार्टी साथ में मिलकर तय कर लेती कि अपन साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो उसको कहते हैं अलायंस। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अलायंस। तो चुनाव के पहले अगर 2-3 पॉलिटिकल पार्टी साथ में मिलकर चुनाव लड़ेगी तो दैट इज अलायंस, ठीक है। और चुनाव के बाद में अगर मेजॉरिटी नहीं है और 2-3 पॉलिटिकल पार्टी साथ में आ रही तो दैट इज कोएलिशन, ठीक है। तो इसी दौरान मेरे लाल हम लोग अलायंस पॉलिटिक्स भी देख रहे थे, ठीक है। 1989 से लेके 2014 तक हमने अलायंस एज वेल एज कोएलिशन दोनों तरीके की पॉलिटिक्स देखते हैं, ठीक है, दोनों तरीके की पॉलिटिक्स देखते हैं, ठीक है। The 90s saw emergence of powerful parties and movement that represented the Dalit and the backward caste, other backward caste or OBCs. Many of these parties represented powerful regional assertion as well. These parties played an important role in United Front government that came into power in 1996. The United Front was similar to National Front of 1989, but for it included Janata Dal and several other regional parties. ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं मेरे लाल, अब हम लोग देखते हैं कि इसी 1990s के दौरान बहुत सारी रीजनल लेवल पे पॉलिटिकल पार्टी बन रही थी। देखो, पहले कांग्रेस क्या था, पहले कांग्रेस एक सेंट्रल पोजीशन होल्ड कर रहा था। अब अगर कांग्रेस की पोजीशन डाउन हो रही है मेरे लाल तो वैक्यूम कभी भी नहीं रहता, वैक्यूम कभी भी नहीं रहता है। कांग्रेस की जगह कोई ना कोई दूसरा ले ही लेगा, कांग्रेस की जगह कोई ना कोई दूसरा ले ही लेगा। तो कांग्रेस की जगह एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं लेती, कांग्रेस की जगह मल्टी पार्टी लेती है। तो हम लोग देखते हैं कि 1990s के दौरान ओबीसीज के रिजर्वेशन की बात हुई, ओबीसीज के रिजर्वेशन की बात हो रही थी मेरे लाल, तो बहुत सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज बन रही थी, जैसे कि दलित्स की बहुत सारी पार्टी बन रही थी, ओबीसीज की बहुत सारी पार्टीज बन रही थी, और इन पार्टी का एक बहुत बड़ा वोट शेयर था। और ये पार्टीज कहीं ना कहीं क्या है, ये पार्टीज कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये पार्टीज कहीं ना कहीं क्या है, ये पार्टी कहीं ना कहीं मेरे लाल सेंट्रल गवर्नमेंट को भी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रही थी, ठीक है। अब वापस से यहां पे आओ, मैंने 1989 के चुनाव में बता दिया, मैंने तुम्हें 1989 के चुनाव में बता दिया कि सरकार कैसे थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1991 में किसकी सरकार थी। 1991 में कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस के साथ में कोएलिशन थी, मतलब कांग्रेस के साथ में और 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन्होंने मिलकर क्या किया, उन्होंने सरकार बना ली, ठीक है। अब अगला चुनाव कब होना था, अगला चुनाव होना था मेरे लाल, अगला चुनाव होना था 1996 में, अगला चुनाव होना था 1996 में। अब 1996 में किसकी सरकार बनती है, 1996 में हम लोग देखते हैं मेरे लाल यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट बनती है, यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट बनती है, ठीक है। यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट बनेगी, और इस यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट को सपोर्ट कौन करता है, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज। इस यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट को सपोर्ट कौन करता है, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज। अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो तो जरा ध्यान से देखो, तुम्हें एक बहुत बेहतरीन चीज बताता हूं, 2 मिनट में समझ आएगा, 2 मिनट में समझ में आएगा। 1989 में चुनाव हुआ तो जनता दल के ही कुछ लोग मिलके और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज मिलके नेशनल फ्रंट की सरकार चलती है। इस नेशनल फ्रंट की अपने आप में मेजॉरिटी नहीं रहती है, इसको बीजेपी और लेफ्ट पार्टी सपोर्ट करती है, सो दैट कांग्रेस क्या है, सो दैट कांग्रेस पावर में ना आए, इसलिए ये लोग सरकार को सपोर्ट करते हैं। 1991 से कांग्रेस और कांग्रेस के साथ में और पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर सरकार चला रहे होते हैं, ठीक है। फिर अगला चुनाव होना है 1996 में, तो 1996 में यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट बनती है। अगेन जनता दल के कुछ
कुछ लोग, कुछ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज। साथ ही साथ इस बार बीजेपी की जगह इनको सपोर्ट कौन कर रहा है? बीजेपी की जगह इनको सपोर्ट करिए कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज। अब कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज साथ में मिलकर इनको सपोर्ट क्यों कर रही है? क्योंकि ये लोग चाहते हैं बीजेपी पावर में ना आ जाए। 1996 में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज मिल के इस सरकार को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि बीजेपी पावर में ना जाए। और यहां पे तुम लोग देखोगे कि नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट को बीजेपी और लेफ्ट पार्टी सपोर्ट कर रही थी सो दैट कांग्रेस पावर में ना जाए। मतलब यहां लेफ्ट पार्टीज थी बीजेपी के साथ में, यहां लेफ्ट पार्टीज थी मेरे लाल कांग्रेस के साथ में। इस समय मकसद क्या था? इस समय मकसद था कि कांग्रेस पावर में ना जाए। 1996 में मकसद क्या था? 1996 में मेरे लाल मकसद था कि बीजेपी पावर में ना जाए। तो तुम समझ रहे हो उस समय की पॉलिटिक्स में कैसी खिचड़ी पक रही थी? तुम समझ रहे हो मेरे लाल कि उस समय की पॉलिटिक्स में कितनी खिचड़ी पक रही थी। उस समय का अगर हम लोग देखें तो जो पॉलिटिकल पार्टीज का साथ और पॉलिटिकल पार्टीज का ये मेल मिलाप किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उस समय की पॉलिटिक्स बड़ी ऐसे घिचुड़ पिचुड़ हो गई थी। कभी कांग्रेस को पावर से बाहर रखना है तो कभी बीजेपी को पावर से बाहर रखना है। कुछ इस हिसाब से उनके डायनामिक्स चल रहे थे। कुछ इस हिसाब से मेरे लाल वहां पे डायनामिक्स चल रहे थे। ठीक है, अब जरा समझते हैं थोड़ा सा और। They did not succeed for long as BJP continued to consolidate its position in the election of 1991 and 1996. It emerged as the largest party in 1996 election and was invited to form the government. But most parties were opposed to its policies and therefore BJP government could not secure majority in the Lok Sabha. It finally came to power by leading a coalition government formed from May 1998 to June 1999 and was re-elected in अक्टूबर 1999। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मेरे लाल कि बीजेपी भी साथ साथ में ग्रो कर रही थी। ऑल्दो 1991 में कांग्रेस की 1991 में कांग्रेस की सरकार बन गई। 1996 में सबसे ज़्यादा सीट मिली थी बीजेपी को, लेकिन 1996 में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी थी जिसको कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी सपोर्ट कर रहे थे। उनका मकसद एक ही था कि बीजेपी पावर में ना आ जाए। ठीक है, 1996 में बीजेपी पावर में नहीं आ पाई, क्योंकि जैसे 1989 में कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीट मिली थी, लेकिन बीजेपी और लेफ्ट पार्टीज नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे सो दैट कांग्रेस पावर में ना जाए। तो वैसी सेम 1996 में जैसी करनी वैसी भरनी हुआ बीजेपी के साथ। कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं मेरे लाल कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं सो दैट बीजेपी पावर में ना आए। तो 1996 में बीजेपी पावर में नहीं आती। फाइनली हम लोग देखते हैं मेरे लाल, लेकिन बीजेपी धीरे धीरे अपना वर्चस्व, बीजेपी धीरे धीरे अपनी चीजें, अपनी आइडियोलॉजी लोगों में फैलाने लगती है। ठीक है, बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन कंसोलिडेट, बीजेपी कहीं ना कहीं अपना देश में अपना एक वर्चस्व जमाने लगती है। ठीक है, लेकिन हम लोग फाइनली देखते हैं कि मई 1998 में बीजेपी एक कोएलिशन सरकार बनाता है। फिर 1999 में जब फिर से चुनाव होते हैं तब हम लोग देखते हैं कि बीजेपी ने फिर से कोएलिशन लेड गवर्नमेंट चलती है। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, अटल बिहारी वाजपेयी भैया क्या बने? अटल बिहारी वाजपेयी दोनों 1998 में भी वही प्रधानमंत्री बने और 1999 में भी वही प्रधानमंत्री बने। अब तुम यहां पे देखोगे कि कई बार चुनाव 1 साल में भी हो रहा है, कई बार चुनाव 2 साल में भी हो रहा है और कई बार चुनाव 5-5 साल में भी हो रहा है। तो मेरे लाल 1989 से लेके ईयर 1999 तक मेरे लाल बहुत बार ऐसा हुआ है कि कई बार सरकार 2 साल चली और 2 साल में गिर गई हो, कई बार सरकार 5 साल चली हो बढ़िया से, कई बार सरकार 2.5 साल चली और 2.5 साल में क्या होगा, 2.5 साल में टाटा बाय बाय हो गया हो। क्योंकि आप सरकार तब तक चला सकते हो जब तक कि आपके पास में लोकसभा में मेजोरिटी हो। और 1989 से लेकर 1999 तक बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत बार ऐसा क्या हुआ है कि जो भी सरकारें बनी है वो 1-2 साल चल पाती है और वो सरकार गिर जाती है। ठीक है, अब एक चीज जो तुम्हें एमसीक्यू के लिए बहुत ध्यान रखना है, देखो पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म हुई जनता गवर्नमेंट, लेकिन जनता गवर्नमेंट अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाती है 1977 इमरजेंसी के बाद। ध्यान करो, जनता गवर्नमेंट अपने पूरे 5 साल पूरे नहीं कर पाती है। और आज तक की जितने भी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी है, आज तक की भारत देश में जितने भी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी मेरे लाल, वो सभी के सभी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट कभी भी अपने पूरे 5 साल पूरे नहीं कर पाती है। जैसे कि नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट 1989 में बनी, 1991 में फिर से चुनाव होने पड़े। तो जितनी भी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बन रही है वो अपने 5 साल पूरे नहीं कर पा रही है। लेकिन अब इतिहास बदलने को था,
ईयर 1999 में, ईयर 1999 में बीजेपी की एनडीए, ठीक है, एनडीए सरकार बनी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये बीजेपी का अलायंस है मेरे लाल, ठीक है, एनडीए, एनडीए बीजेपी का अलायंस है, ठीक है। तो एनडीए की जब सरकार बनती है मेरे लाल, एनडीए की जब सरकार बनती है और अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बनते हैं, तो ये अपने पूरे 5 साल पूरे करते हैं। तो फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट वॉज जनता पार्टी 1977, फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट वॉज जनता पार्टी 1977। लेकिन फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जिसने अपने पूरे 5 साल पूरे किए हो, फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जिसने कि अपने पूरे 5 साल पूरे किए हो, तो 1999 की अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए की सरकार, 1999 की अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए की सरकार ने अपने पूरे के पूरे 5 साल पूरे किए हैं, ठीक है। Thus, with the election of 1989, a long phase of coalition politics began in India. Since then, there have been 11 government at the center, all of which have either both coalition or minority government supported by parties which do not join the government. हम लोग देखते हैं मेरे लाल कि 1989 से लेकर 2014 तक 11 केंद्र सरकार आ चुकी है, कितनी 11, कितनी गवर्नमेंट आ चुकी है मेरे लाल 11। और ये 11 गवर्नमेंट वही कि किसी ने अपना टेन्योर पूरा किया नहीं, किसी ने अपना टेन्योर पूरा किया। लेकिन 1989 से लेकर 2014 तक हम एक कोएलिशन गवर्नमेंट देखते हैं, कोएलिशन एरा स्टार्ट हो जाता है मेरे लाल। कई बार 2-3 पॉलिटिकल पार्टी मिलकर सरकार चला रही है, तो कई बार माइनॉरिटी गवर्नमेंट अपनी सरकार चला रही है। माइनॉरिटी गवर्नमेंट मतलब क्या है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास में मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन बाहर से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर दे रही है, जैसे कि नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट हो गई, उसको बाहर से बीजेपी और लेफ्ट पार्टी सपोर्ट कर रही है, तो वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी। और कोएलिशन मतलब क्या है कि एकदम खुल्लम खुल्ला कि हम सब साथ में हैं, एकदम खुल्लम खुल्ला हम सब साथ में हैं, हम सब ने साथ में मिनिस्ट्रीज बांटी है, वो वाली बात हो गई, ठीक है। इन दिस न्यू फेज any government could be formed only with the participation of the support of many regional parties. This applied to the National Front in 1989, the United Front in 1996 and 1997, the BJP-led coalition in 1998, the NDA in 1999, the UPA in 2004 and 2009. However, this trend changed in 2014. अब हम लोग देख रहे थे कि 1989 से लेके 2014 तक अगर आपको केंद्र में सरकार बनानी है, 1989 से लेके 2014 तक अगर आपको सेंट्रल लेवल पे सरकार बनानी है, तो आपको रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का साथ चाहिए होगा, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को अपने दम पर मेजॉरिटी नहीं मिल रही थी, तो आपको रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का साथ चाहिए था, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इनको रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का मेरे लाल साथ चाहिए था सरकार चलाने के लिए इनको रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का मेरे लाल साथ चाहिए था, ठीक है। ये वाली क्या हो गई, ये वाली चीज तुम्हें क्लियर हो गई है। लेकिन हम लोग ये देखते हैं मेरे लाल कि ये ट्रेंड 2014 में चेंज हो गया। 2014 में हमने क्या देखा, हमने देखा कि 2014 में बीजेपी की सरकार बनी जो कि फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट थी। देन 2019 में अगेन बीजेपी की सरकार बनी जो कि अगेन फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट थी। तो ये था पूरा कोएलिशन और अलायंस पॉलिटिक्स के बारे में मेरे लाल, मैंने तुमको ये बता दिया। नाउ पॉलिटिकल राइज ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लासेस, अब जरा हम पूरा का पूरा ओबीसीज के रिजर्वेशन की बहस को यहां पर समझते हैं। सो पॉलिटिकल राइज ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, वन लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज द राइज ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लासेस एज अ पॉलिटिकल फोर्स ओबीसी। इस दौरान हम लोग क्या देखते हैं मेरे लाल, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि इस समय ओबीसीज के रिजर्वेशन का मुद्दा एकदम राइज पर था, ठीक है। तो इसने अपनी पॉलिटिक्स को कैसे इंपैक्ट किया है अपने को इसे समझना है, ठीक। दिस रिफर्स टू एन एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी अदर बैकवर्ड क्लासेस। These are the communities other than the SCs and ST who suffered from educational and social backwardness. These are also referred as a backward caste. We have already noted in chapter 6 that support for Congress among many sections of backward caste have declined. ठीक है भैया, हम लोग देख रहे थे कि अपार्ट फ्रॉम एससीज एंड एसटीज और भी एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी है, मतलब और भी एक ऐसी कैटेगरी है जिसका कि एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जिनका की रिप्रेजेंटेशन सरकार में नहीं है, जिनका की रिप्रेजेंटेशन कहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं है। तो अपार्ट फ्रॉम एसटीज एंड एससी और भी ऐसी कम्युनिटी है जिनका की सरकार एडमिनिस्ट्रेशन में जिनके की लोग नहीं है, जिनके की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में लोग नहीं है, तो उनको बैकवर्ड क्लासेस बोला गया है, बैकवर्ड क्लासेस।
और उसी को क्लैरिफाई करने के लिए ऐसा कहा गया कि जैसे आपने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब अदर, जैसे कि आपने बैकवर्ड कास्ट करा है, तो आप इन्हीं बैकवर्ड क्लासेस को, आप इन्हीं अदर बैकवर्ड क्लासेस को अदर बैकवर्ड कास्ट कह दो, अदर बैकवर्ड कास्ट कह दो। ठीक है, हमने ये चैप्टर 6 में पढ़ा था, इमरजेंसी वाले चैप्टर में, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर में पढ़ा था कि कांग्रेस धीरे धीरे क्या कर रही थी, कांग्रेस अपना धीरे धीरे सपोर्ट खो रही थी बेटा। कांग्रेस अपना धीरे धीरे क्या कर रही थी, कांग्रेस अपना जो बैकवर्ड कम्युनिटी है, जो बैकवर्ड कास्ट है मेरे लाल, वहां से हम लोग क्या देख रहे थे, धीरे 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 कांग्रेस का सपोर्ट क्या, धीरे 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 कांग्रेस का सपोर्ट वहां से कांग्रेस खो रही थी। ठीक है, this created a space for non-Congress party that drew more support from these communities. You will recall that the rise of these party first found political expression at the national level in the form of Janata Party government in 1977. Many of the constituents of the Janata Party, like the Bharatiya Kranti Dal, Samyukta Socialist Party, had a powerful ruler base among the sections of OBCs. ठीक है भैया, अब हम लोग देख रहे थे कि अगर कांग्रेस इन बैकवर्ड कम्युनिटी से अगर अपना सपोर्ट खो रही है, तो अगेन मैंने बोला ना, वैक्यूम नहीं रहता बेटा। अगर एक कम्युनिटी से कोई अपना सपोर्ट खो रहा है तो उस वैक्यूम को कोई दूसरा भर देगा। तो वहां पे क्या हो रहा मेरे लाल, बहुत सारी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज आने लग गई जो कि इन बैकवर्ड कास्ट के मुद्दे उठाने लग गई। जनता पार्टी भी उन्हीं में से एक थी। जनता पार्टी को इनका अच्छा खासा सपोर्ट था, और जनता पार्टी की जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, मतलब जनता पार्टी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से मिलकर बनी थी, ये मैंने बताया। ठीक है, ये भी जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज थी मेरे लाल, इनका कहीं ना कहीं क्या है, इनका कहीं ना कहीं जो रूलर बेस है, जो गांव पे जो एक बेस है भैया, ये इन दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के पास में भी बहुत सारा था, जिससे कि मिलकर जनता पार्टी बनी थी। ठीक है, नाउ मंडल इंप्लीमेंटेड। ये मंडल क्या है भैया, मंडल कमीशन। जनता पार्टी ने क्या किया, जनता पार्टी ने मंडल कमीशन, मतलब जनता पार्टी ने अपार्ट फ्रॉम एससीज एंड एसटी को लेके ये देखा कि अपार्ट फ्रॉम एसटीज एंड एससी हमें कमीशन अपॉइंट करना होगा, जो कि क्या स्टडी करेगा, जो कि स्टडी करेगा, किस चीज में स्टडी करेगा भैया, जो कि स्टडी करेगा कि अपार्ट फ्रॉम एसटीज एंड एससी कहीं पे रिजर्वेशन और देना है क्या। तो जनता पार्टी ने मंडल कमीशन को अपॉइंट किया था, लेकिन जनता पार्टी क्या होती है, टाटा बाय बाय हो जाता है, 1977 में पावर में आती है और फिर चली जाती है। ठीक है, 2.5-3 साल में जनता पार्टी का टाटा बाय बाय हो जाता है, फिर से कांग्रेस में जाती है। तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। मंडल कमीशन की रिपोर्ट ने कहा था कि आप ओबीसी को रिजर्वेशन दे दीजिए, तो वो लोग इंप्लीमेंट नहीं कर पाए क्योंकि उनकी सरकार गिर जाती है। लेकिन जब नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट बनती है 1989 में, तो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट क्या करती है, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट इस डिमांड को क्या, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट मेरे लाल ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने जा रही है और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करने जा रही है देश में। ठीक है, सो इन द 1980s the Janata Dal brought together a similar combination of political group with a strong support among the OBCs. The decision of the National Front government to implement the recommendation of Mandal Commission further helped in shaping the politics of other backward classes. The intense national debate for and against the reservation in job made people from the OBC community more aware of their identity. ठीक है, जब नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट मेरे लाल 1990s में आती है कि हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, कहीं ना कहीं सब लोगों के मन में अपनी आइडेंटिटी की और अवेयरनेस बढ़ी। क्यों अवेयरनेस बढ़ी, क्योंकि उस समय दो कैटेगरी हो रही थी, या तो तुमको ओबीसी में रिजर्वेशन मिलेगा या तुमको ओबीसी में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो इसके चलते क्या हुआ, सब लोग अपनी आइडेंटिटी के बारे में और अवेयर हो रहे थे, मेरे को रिजर्वेशन चाहिए, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। तो उसके लिए प्रोटेस्ट, वॉयलेंस वगैरह बहुत सारी चीजें हो रहा था। लेकिन 1990s में जब नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट ने सोचा कि उनको ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करना है, तो इस चीज ने क्या किया, इस चीज ने लोगों को अपनी आइडेंटिटी के प्रति क्या किया, लोगों को अपनी आइडेंटिटी के प्रति बड़ा ही अवेयर कर दिया। ठीक है, Does it help those who wanted to mobilize these groups in politics? These periods saw the emergence of many parties that sought better opportunities for OBCs in education and employment, and also raised the question of share of power enjoyed by the OBCs. These parties claim that since OBC constituted a large segment of Indian society, it was only a democratic that the OBC should get adequate representation in administration and have their due share of political power. ठीक है, अब जैसे जैसे हम लोग क्या देख रहे थे मेरे लाल, जैसे जैसे लोग अवेयर हो रहे थे, जैसे जैसे लोग अपनी आइडेंटिटी को लेके क्या, जैसे जैसे लोग अपनी आइडेंटिटी को लेके अवेयर हो रहे थे मेरे लाल, तो हम लोग क्या देखते हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज आ रही थी। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही थी, लोगों को मोबिलाइज कर रही थी कि नहीं नहीं ओबीसी को रिजर्वेशन चाहिए, दूसरे बोल रहे थे नहीं 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 चाहिए। तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज क्या, उस समय अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज उतर गई थी, क्योंकि लोगों को अपनी आइडेंटिटी के बारे में अवेयर हो रहे थे। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी रिजर्वेशन की बात करने लग गई थी, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब जो लोग इन बैकवर्ड कम्युनिटी की पॉलिटिक्स को खेल रहे थे मेरे लाल,
उनका ये कहना था कि एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सरकार में सिर्फ एसटीज एंड एससी का रिप्रेजेंटेशन अच्छा खासा है, इन ओबीसीज कम्युनिटी का रिजर्वेशन नहीं है, तो इन ओबीसीज को रिजर्वेशन दिया जाए सो दैट इनका एडमिनिस्ट्रेशन, इनका सरकार में रिप्रेजेंटेशन हो। एट द सेम टाइम एजुकेशन में भी क्या हो, एजुकेशन में भी क्या है, एजुकेशन में भी इनका रिप्रेजेंटेशन हो। सो ये पूरा का पूरा क्या था, ये पूरा का पूरा हम लोग देख रहे थे कि कुछ इस हिसाब से ये मंडल कमीशन की जब इंप्लीमेंटेशन हुआ तो कुछ इस हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही थी, मतलब कुछ इस हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग लोगों को मोबिलाइज कर रही थी वोट्स के चलते। ठीक है, अब थोड़ा सा मंडल कमीशन को जरा समझते हैं। ठीक है, तो द मंडल कमीशन, रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज वर एक्जिस्टेंस इन सदर्न स्टेट सिंस 1960 इफ नॉट अर्लियर, बट दिस पॉलिसी वाज नॉट ऑपरेटिव इन नॉर्थ इंडियन स्टेट। ठीक है, हम लोग ये देखते भैया कि ओबीसीज को रिजर्वेशन साउथ इंडिया में मिल रहा था, स्टेट गवर्नमेंट ने दिया था। तुम बोलोगे सर साउथ इंडिया में कैसे मिल रहा था और नॉर्थ इंडिया में कैसे नहीं मिल रहा था? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ने एससीज एंड एससीज को रिजर्वेशन दिया, इसके बाद में कुछ थोड़ी सी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होती है। तो सदर्न इंडिया में क्या हो रहा था, सदर्न इंडिया में वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने ओबीसीज को रिजर्वेशन दे रहे थे, वो लोग ओबीसीज को रिजर्वेशन दे रहे थे, लेकिन नॉर्थ इंडिया में सिर्फ एससीज एंड एससी को रिजर्वेशन मिल रहा था। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, ड्यूरिंग द जनता पार्टी गवर्नमेंट इन 1977-1979 the demand for reservation of backward caste in North India and at the national level was strongly raised। लेकिन जब जनता पार्टी की सरकार आती है मेरे लाल, तब नॉर्थ इंडिया में भी डिमांड उठने लग जाती है कि हमको भी क्या चाहिए, हमें भी रिजर्वेशन चाहिए। अदर बैकवर्ड क्लासेस को क्या है, अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। Karpuri Thakur, the then chief minister of Bihar, was pioneer in this direction. His government has introduced a new policy of reservation for OBCs in Bihar। हम लोग देख रहे हैं मेरे लाल, कर्पूरी ठाकुर जो कि हम लोग क्या देख रहे थे, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री थे उस समय, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिहार में ओबीसीज को रिजर्वेशन दे दिया। अब जब बिहार में ओबीसीज को रिजर्वेशन देंगे तो बात तो उत्तर प्रदेश में भी जाएगी, वेस्ट बंगाल में भी जाएगी, मध्य प्रदेश में भी आएगी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जैसे बिहार में ओबीसीज को रिजर्वेशन मिलना शुरू होता है, हर जगह क्या है, हर जगह डिमांड उठने लग जाती है। ठीक है, फॉलोइंग दिस द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमीशन इन 1978 to look into and recommend the ways for improving the condition of backward classes। जब ऐसा हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों नहीं हम एक कमीशन, हम एक बॉडी को अपॉइंट कर दें, हम 2-4 लोगों को अपॉइंट कर दें जो कि स्टडी करेगा कि बैकवर्ड क्लासेस मतलब अपार्ट फ्रॉम दी एससीज एंड एससी और कोई बैकवर्ड क्लासेस जो हैं उनकी कैसी कंडीशन है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमीशन अपॉइंट कर दिया। ठीक है, दिस वाज द सेकंड टाइम सिंस इंडिपेंडेंस दैट government has appointed such a commission। Therefore this commission was officially known as second backward classes commission। Popularly this commission is known as Mandal Commission after the name of its chairperson बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ठीक है, आजादी के बाद में मेरे लाल ये दूसरी बार ऐसा कोई कमीशन बना, इसलिए इसको सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बोला जाता है या मंडल कमीशन बोला जाता है। अब आजादी के बाद पहला कमीशन कौन सा बना था, ये तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। जिसका भी सही जवाब हुआ उसको मैं रिप्लाई करूंगा, उसके कमेंट्स को मैं पिन करते चलूंगा या रिप्लाई करते हुए चलूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन कौन सा था वो तुम्हें बताना है, और कौन से ईयर में अपॉइंट हुआ है वो भी बताना है, कॉमेंट करोगे तुम लोग। ठीक है, हम लोग देखते हैं भैया कि इस कमीशन को जो हेड कर रहे थे उनका नाम था बीपी मंडल, तो इसीलिए इस कमीशन का नाम रख दिया गया मंडल कमीशन। ठीक है, The Mandal Commission was set up to investigate the extent of educational and social backwardness among the various sections of Indian society and recommended ways for identifying these backward classes। It was expected to give its recommendation on the ways in which the backwardness could be ended। The commission gave its recommendation in 1980। By then the Janata government has fallen। अब ये कमीशन का काम क्या था भैया, कमीशन को इन्वेस्टिगेट करना था कि कितनी बैकवर्डनेस है। ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस में कितनी बैकवर्डनेस है, और कमीशन को उस हिसाब से रिकमेंडेशन देना था कि ये जो बैकवर्डनेस है, ये बैकवर्डनेस को अपने को धीरे धीरे कम करना है, इस बैकवर्डनेस को अपने को धीरे धीरे कम करना है। तो आप इस कमीशन को ऐसी रिकमेंडेशन देना था जिससे कि बैकवर्डनेस धीरे धीरे कम हो। अब 1980 में जब तक इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी तब तक जनता गवर्नमेंट की सरकार गिर चुकी थी और कांग्रेस क्या है, कांग्रेस पावर में आ चुकी थी। ठीक है, The commission advised the backward classes should be understood to mean backward caste, since many castes other than the scheduled caste were also treated as low in caste hierarchy। ये कमीशन बोलता है कि आप बैकवर्ड क्लासेस को, ये कमीशन का कहना है कि आप बैकवर्ड क्लासेस को बैकवर्ड कास्ट कंसीडर करो, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम शेड्यूल कास्ट और भी बहुत सारी कास्ट है भैया जिनको की बहुत
जिनको कि ये जो हेरारकी ना, इंडिया में जो हेरारकी चलती है ना कि हम ऊंचली जाति के, हम निचली जाति के, तो ये जो कास्ट की जो हेरारकी है, इस हेरारकी में अपार्ट फ्रॉम शेड्यूल कास्ट और भी बहुत सारी कास्ट है जिनको कि इस हेरारकी में नीचे रखा गया है। तो आप बैकवर्ड क्लासेस को बैकवर्ड कास्ट ट्रीट करो, बैकवर्ड कास्ट ट्रीट करो, ठीक है। The commission did a survey and found that these backward caste has a very low presence in both educational institution and in employment in public services. Therefore, it recommended reserving 27% of seats in educational institutions, government jobs for these groups. The Mandal Commission also made many recommendations like land reforms to improve the condition of OBCs. ये पाया गया भैया, कमीशन ने ऐसा देखा कि इनका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या एडमिनिस्ट्रेशन में इन लोगों का रिप्रेजेंटेशन काफी कम है, तो मंडल कमीशन ने रिकमेंड किया कि आपको 27%, 27% रिजर्वेशन ओबीसीज को देना चाहिए, ओबीसीज को रिजर्वेशन देना चाहिए। साथ ही साथ मंडल कमीशन ने बोला कि आपको लैंड रिफॉर्म्स लेके आने होंगे, ठीक है, इन कास्ट के लिए आपको लैंड रिफॉर्म्स लेके आने होंगे, कुछ सरकार को ऐसी पॉलिसीज लेके आनी होंगी जिनसे कि इनकी कंडीशन बेहतर हो जाए, ठीक है। 27% मेरे लाल, मामला एक आंकड़ा जो है वो बड़ा होता है, इसलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज ओबीसीज को रुझा रही थी ना, वो समझ रही थी 27% बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। तो उनको लग रहा था कि ओबीसीज में बहुत, ओबीसी एज अ कैटेगरी में बहुत सारे लोग फॉल होते हैं, तो इसीलिए उस समय जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो इन ओबीसीज को बड़ा रुझा रही थी, ठीक है। In August 1990, the National Front government decided to implement one of the recommendation of Mandal Commission pertaining to reservation of OBCs in jobs in central government and its undertaking. This decision sparked agitation and violent protest in many cities of North India. The decision was also challenged in Supreme Court and came to be known as Indira Sahani case after the name of one of the petitioner. ठीक है भैया, जब 1990 में नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट ने क्या बोला, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट ने बोला कि हम मंडल कमीशन ने जो बहुत सारी जो रिकमेंडेशन दी है, मंडल कमीशन ने जो बहुत सारी जो रिकमेंडेशन दी है, उसमें से हम एक रिकमेंडेशन को क्या करेंगे, उसमें से हम एक रिकमेंडेशन को मानने के लिए तैयार है। वो एक रिकमेंडेशन कौन सी मानने को तैयार है कि हम 27% क्या है, 27% रिजर्वेशन दे देंगे, 27% रिजर्वेशन दे देंगे। जैसे ये बात नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट ने बोली तो नॉर्थ इंडिया में वायलेंस होने लग गया, बहुत सारे शहरों में वायलेंस होने लग गया। क्यों वायलेंस होने लग गया भैया? क्योंकि कुछ लोग रिजर्वेशन के अगेंस्ट में तो कुछ लोग रिजर्वेशन के फेवर में थे। अच्छा, जो रिजर्वेशन में नहीं आ रहे थे, फॉर एन एग्जांपल आज भी तुम लोग देखते हो कि बहुत सारे लोग रिजर्वेशन के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, तो वो क्या प्रोटेस्ट करते हैं कि हमको भी रिजर्वेशन दो। तो मान लो जो कैटेगरीज रिजर्वेशन में नहीं आ रही वो इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कि तुम ओबीसीज को रिजर्वेशन दे रहे हो और हम आज भी जनरल में ही हैं। तो ये क्या, ये एक सारे मुद्दे थे मेरे लाल। अब जैसे ही नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया तो सुप्रीम कोर्ट में केस चले गया। इस केस का नाम है इंदिरा साहानी केस। ये एक पिटिशनर थे जिन्होंने की केस फाइल किया, ठीक है। तो ये केस क्या है, ये केस सुप्रीम कोर्ट में चले गया कि 27% रिजर्वेशन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस गया। इस केस का नाम है इंदिरा साहानी केस। एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना है, ठीक है। In November 1992, Supreme Court gave the ruling upholding the decision of government. There were some differences among the political party about the manner of implementation of this decision, but now the policy of reservation for OBC has support of all the major political parties of the country. Supreme Court ने इस डिसीजन को अपहोल्ड कर लिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के डिसीजन को मान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि हाँ रिजर्वेशन देना चाहिए। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो सारे दरवाजे क्लोज हो गए। आज की स्थिति क्या है भैया? आज की स्थिति में सारी पॉलिटिकल पार्टीज ओबीसी के रिजर्वेशन के फेवर में, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सभी लोग ओबीसी के रिजर्वेशन के फेवर में। बस ये है कि उस समय जिस हिसाब से ये इंप्लीमेंट हुआ उस हिसाब से इंप्लीमेंट नहीं होना था, पॉलिटिकल पार्टीज का ऐसा मानना है। वॉयलेंस कम किया जा सकता था, लेकिन ठीक है इंप्लीमेंट हो गया। लेकिन आज की तारीख में हर पॉलिटिकल पार्टीज इसके फेवर में, ठीक है। अब समझते हैं जरा पॉलिटिकल फॉलआउट्स। पॉलिटिकल फॉलआउट्स मतलब इसमें अपन समझेंगे कि कैसे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज बनी हैं, स्पेशली बैकवर्ड कास्ट को लेके, ठीक है। The 1980s also saw the rise of political organizations of Dalits. हम लोग देख रहे हैं कि 1980s में हम लोग देख रहे थे दलित्स का जो शेड्यूल कास्ट जो कम्युनिटीज है या जो दलित्स है मेरे लाल, इनकी भी अलग अलग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टीज बनने लग गई, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम द ओबीसीज के अलावा भी मेरे लाल जो बैकवर्ड कम्युनिटीज है, जो बैकवर्ड कास्ट है, इनको लेके भी अलग अलग क्या है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज बनने लग गई, ठीक है। In 1978, the Backward and Minority Communities Employee Federation was formed. This organization was not an ordinary trade union of government employee. It also took a strong position in the favor of political power to the Bahujan, the SC, ST, OBCs and minority.
1978 में क्या होता है भैया, 1978 में बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन बनता है। अब इसको तुम नॉर्मली एक ट्रेड यूनियन मत समझो। ट्रेड यूनियन मतलब कि तुम इसको एक मतलब लोगों को अगर तुम पढ़ोगे बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन, अगर तुम इसका नाम पढ़ोगे तो लोगों को लगेगा कि ट्रेड यूनियन है, मतलब एक ये यूनियन है, एक ये ग्रुप है जो कि एम्प्लॉयज की बात करती है, जो कि क्या है, जो कि बैकवर्ड कम्युनिटी से जो एम्प्लॉयज आ रहे हैं उनके बारे में बात करती है। तो तुम मतलब ऐसा बताया गया है कि इसको हमें सिर्फ ये नहीं समझना है, इसको हमें सिर्फ ये नहीं समझना है मेरे लाल कि ये बैकवर्ड कम्युनिटीज के एम्प्लॉयज के बारे में बात करता है। हमको सिर्फ इससे ये नहीं समझना है, हमें यह भी समझना है कि ये जो था ना बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉय फेडरेशन, ये एम्प्लॉयज की तो बात करता ही करता था, लेकिन एट द सेम टाइम ये पॉलिटिकल पावर की भी बात करता था। ये ग्रुप बात करता था कि एसटीज, एससी, ओबीसीज, माइनॉरिटीज, इनके पास में पॉलिटिकल पावर होनी चाहिए, इनके पास में पॉलिटिकल पावर होनी चाहिए। एसटीज, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, इन्हीं को बहुजन्स कहा गया है। इन्हीं को क्या कहा गया है? इन्हीं को बहुजन्स कहा गया है। ठीक है। इट वॉज आउट ऑफ दिस that the subsequent Dalit Shoshit Samaj Sangharsh Samiti and later Bahujan Samaj Party emerged under the leadership of काशीराम। ठीक है। और इसी ग्रुप से क्या है, इसी ग्रुप से फिर बाद में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज बनी, अलग अलग ग्रुप्स बने मेरे लाल, जैसे कि हम लोग देखते हैं दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, और साथ ही साथ बहुजन समाजवादी पार्टी बनी, जिसका कि बीएसपी, जो कि एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनके उभर के निकली। The BSP began as a small party supported largely by Dalit voters in Punjab, Haryana and Uttar Pradesh. But in 1989 and 1991 election, it has achieved a breakthrough in Uttar Pradesh. BSP as a political party बनी भैया। BSP एक पॉलिटिकल पार्टी बनी जो कि बहुजन पर फोकस कर रही थी, जो कि दलित वोट पर फोकस कर रही थी भैया। ये एक छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी, शुरुआत इन्होंने की पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से, जहां पे कि मेनली दलित वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। ठीक है। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के वोटर्स को यहाँ पे इन्फ्लुएंस किया जा रहा था। लेकिन बीएसपी को एक बड़ी जीत मिली, कहां पे? 1989 के और 1991 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में इनको एक अच्छा खासा देखने को मिला कि बीएसपी का एक अच्छा खासा शेयर बढ़ते जा रहा है। ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडिया दैट अ पॉलिटिकल पार्टी सपोर्टेड मेनली बाय दलित वोटर हैज अचीव दिस काइंड ऑफ सक्सेस। ठीक है। और भारत में भैया पहली बार ऐसा हो रहा था कि दलित वोटर से किसी पॉलिटिकल पार्टी को इतनी बड़ी सक्सेस मिली हो, जो कि थी बीएसपी। और बीएसपी को लीड कौन कर रहे थे? काशीराम। कौन कर रहे थे लीड भैया? काशीराम लीड कर रहे थे। ठीक है। और ये रहा बीएसपी का लोगो। अगर तुमने देखा होगा तो जैसे बीजेपी का कमल का फूल है, कांग्रेस का ये है पंजा है, तो बीएसपी का क्या था? बीएसपी का ये हाथी। ठीक है। In fact, BSP under Kashiram leadership was envisaged as an organization based on pragmatic politics. It derived confidence from the fact that Bahujan, SC, ST, OBC and religious minority constituted the majority of the population and were formidable political force on the strength of their numbers. बीएसपी भैया, बीएसपी अंडर काशीराम, जो बहुजन समाजवादी पार्टी अंडर काशीराम, ये प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स पर काम कर रहा था। प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स मतलब प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स कैसे? अगर तुम देखोगे तो बीएसपी को ऐसा लग रहा था एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, इन सबको क्या करो? इन सबको अपने पास में रखो। इन सबको क्या करो भैया? इन सबके वोट जीतो। अगर तुम एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटीज को क्लब कर दोगे बेटा, तो ये मेजॉरिटी में हो जाएंगे। एससी, एसटी, माइनॉरिटी, ओबीसी। बीएसपी को लग रहा था कि अगर ये चारों कम्युनिटी से वोट मिल जाए तो आराम से उनकी सरकार बन जाएगी। और बीएसपी यही बोल रहा था, बीएसपी का यही मानना था कि एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटीज अगर इनको क्लब कर दोगे तो कितनी बड़ी पॉपुलेशन इन लोगों को वोट देगी। तो बीएसपी ने इसी स्ट्रैटेजी को क्या किया? बीएसपी ने मेरे लाल इसी स्ट्रैटेजी को अपनाया। Since then, BSP has emerged a major political player in the state and has been government on more than one occasion. Its strongest support still come from the Dalit voter, but it has expanded its support now to various social group. हमने देखा कि बीएसपी ने भैया उत्तर प्रदेश में एक से ज्यादा बार सरकार बनाई। बीएसपी को यूजुअली शुरुआती दौर पे दलित वोटर्स का अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ते गया बीएसपी ने अपना सोशल बेस मतलब बीएसपी ने बहुजन के अलावा दूसरे कम्युनिटीज को भी टारगेट करना स्टार्ट किया, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे आपको पॉलिटिक्स में चीजें बदलनी पड़ती है। तो इन्होंने अपना सोशल बेस, समाज में अपना बेस और फैलाने की कोशिश की। ठीक है। In many parts of India, Dalit politics and OBC politics have developed independently and often in competition with each other. हमने भारत में देखा है कि कई बार दलित पॉलिटिक्स और ओबीसी
की जो पॉलिटिक्स है ये कई बार तो आपस में कंपटीशन में होती है, और कई बार कुछ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज दलित पॉलिटिक्स और ओबीसी पॉलिटिक्स दोनों को साथ साथ में चला के वोट क्या है, वोट जीत लेती है मेरे लाल, वोट जीत लेती है। ठीक है, तो ये क्या था, ये पूरा कास्ट को लेके कैसे पॉलिटिक्स हुई, ओबीसी को कैसे रिजर्वेशन मिला, उसकी कहानी थी। अब बारी है थोड़ा सा अपने नए टॉपिक की तरफ बढ़ने की, जो कि है कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। ठीक, the other long-term development during this period was visible rise of politics based on religious identity, leading to debate about secularism and democracy. अब कास्ट के बाद में मेरे लाल हम लोग ये देख रहे थे कि रिलीजन आइडेंटिटी पे क्या हो रहा था, रिलीजन आइडेंटिटी पे एक अलग डिबेट चल रही थी, और इस रिलीजन आइडेंटिटी पे फिर क्या हुआ, इस रिलीजन आइडेंटिटी पे फिर एक अच्छी लंबी एक पॉलिटिक्स चली है। ठीक है, वी हैव नोटेड इन चैप्टर 6 that aftermath of the emergency the भारतीय जनसंघ has merged with the जनता पार्टी। हमने ये देखा कि जनता पार्टी में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर जनता पार्टी बनी थी, तो जो भारतीय जनसंघ भी था मेरे लाल, वो भी जनता पार्टी में क्या था, वो भी जनता पार्टी में मिल गया था। ठीक है, after the fall of जनता पार्टी and its breakup, the supporter of erstwhile जनसंघ formed the भारतीय जनता पार्टी। और जब जनता पार्टी का फॉल हुआ तो हम लोग देख रहे थे कि तो जो भारतीय जनसंघ के लोग जो जनता पार्टी में गए थे ना, जो भारतीय जनसंघ के लोग जनता पार्टी में मर्ज हो गए थे, और फिर जब जनता पार्टी का फॉल हुआ तो यही भारतीय जनसंघ के लोग वापस से निकलते हैं और ये अपनी एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, जो कि है भारतीय जनता पार्टी, दैट इज बीजेपी। ठीक है, इनिशियली द बीजेपी अडॉप्टेड अ ब्रॉडर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म देन दैट ऑफ जनसंघ। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे कि बीजेपी ने ब्रॉडर पॉलिटिकल एक प्लेटफॉर्म बनाया। जनसंघ था तो जनसंघ को इतनी एक बड़ी सक्सेस नहीं मिली थी मेरे लाल इलेक्शंस में, तो बीजेपी ने थोड़ा सा ब्रॉडर बेस बनाने की कोशिश की। ठीक है, बीजेपी एम्ब्रेस्ड गांधीयन सोशलिज्म along with the cultural nationalism as its ideology, but it did not get much success in the election in 1984. After 1986, the party began to emphasize nationalism as core of its ideology. The BJP has pursued the politics of Hindutva or for the political mobilization. शुरुआती दौर में बीजेपी ने गांधीयन सोशलिज्म और कल्चरल नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी अपनाई। गांधीयन सोशलिज्म मतलब विलेज लेवल पे काम करना या विलेज लेवल पे पावर देना, और कल्चरल नेशनलिज्म हिंदू कल्चर और इन सारी चीजों पे क्या है, इन सारी चीजों पे बीजेपी ने क्या क्या, इन सारी चीजों पे बीजेपी ने अपना क्या किया, अपना एक बेस बनाने की कोशिश की। लेकिन बीजेपी को 1984 1986 में कोई बहुत विशेष मतलब हम लोग देखते हैं मेरे लाल की कोई बहुत विशेष जब सक्सेस नहीं मिलती है, तो बीजेपी ने सोचा गांधीयन सोशलिज्म को साइड में रखें एंड कल्चरल नेशनलिज्म एकदम कोर नेशनलिज्म पे क्या, एकदम राष्ट्रवाद पे क्या, राष्ट्रवाद पे बीजेपी ने क्या किया, राष्ट्रवाद पे बीजेपी ने अपने पॉलिटिक्स स्टार्ट की, और बीजेपी ने पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व, ठीक है, पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व को अपनाया, और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से बीजेपी ने पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन मतलब लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करी। ठीक है, हिंदुत्व वाज पॉपुलराइज्ड बाय विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि भैया हिंदुत्व एज एन आइडियोलॉजी जो थी वो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा क्या है, ये आइडियोलॉजी बड़ी फेमस हुई थी। ठीक है, एज द बेसिस ऑफ इंडियन नेशनहुड। तो हिंदुत्व का मतलब सावरकर का यह मानना था कि भारत जो देश है वो हिंदुत्व एज एन आइडियोलॉजी पर रहना चाहिए। अब हिंदुत्व आइडियोलॉजी क्या है जरा उसे समझते हैं। इट बेसिकली मीन्स टू बी इंडियन वन मस्ट एक्सेप्ट इंडिया एज देयर फादरलैंड एज वेल एज देयर होली लैंड, पुण्य भूमि। यहां पे सावरकर का यह मानना है कि अगर किसी को भारत, अगर मतलब सावरकर की हिंदुत्व की आइडियोलॉजी का पर्पस ये या उस आइडियोलॉजी का मानना यह है मेरे लाल कि भारत को जो अपनी पुण्य भूमि मतलब होली लैंड, ठीक है, होली लैंड, पुण्य भूमि, होली लैंड, जो भारत को अपना होली लैंड मानेगा, और पितृभूमि, ठीक है, अपने पिता की भूमि जो मानेगा, वो क्या है, वो भारत बनाएगा, वो इस हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में कंसिडर होगा। मतलब कि जो भारत को अपनी होली भूमि, पूजनीय भूमि मानेगा, एज वेल एज जो भारत को अपनी पितृभूमि मानेगा, इस आइडियोलॉजी पे क्या है, इस आइडियोलॉजी पे उन्होंने इस आइडियोलॉजी को उन्होंने हिंदुत्व की आइडियोलॉजी दी थी बेटा। ठीक है, बिलीवर्स ऑफ हिंदुत्व आर्ग्यू दैट द स्ट्रॉन्ग नेशन कैन बी बिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ यूनाइटेड नेशनल कल्चर। दे ऑल्सो बिलीव दैट इन केस ऑफ इंडिया हिंदुत्व कैन प्रोवाइड दिस बेस। ठीक है, जो हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी में विश्वास रखते हैं वो बोलते हैं कि अगर हमें यूनाइटेड इंडिया बनाना है तो हम कल्चर के नाम पे हम अपना जो हम बोल रहे हैं ना कि भारत को हर इंसान अपनी पुण्य भूमि और अपनी पितृभूमि मानेगा, अपने कल्चर के नाम पे हम भारत को यूनाइटेडली होल्ड कर सकते हैं। अगर भारत को यूनाइटेडली होल्ड करना है तो हम कल्चर के नाम पे होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और
भारत के केस में वो लोग ऐसे मानते थे कि हिंदुत्व एक सही आइडियोलॉजी है जो कि पूरे देश को क्या है, जो कि पूरे देश को जोड़कर रख सकती है। ठीक है। टू डेवलपमेंट अराउंड 1986 बिकेम सेंट्रल टू द पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी। दो डेवलपमेंट ऐसे हुए मेरे लाल 1986 के दौरान जो कि बीजेपी की पॉलिटिक्स की क्या है, बीजेपी के पॉलिटिक्स के बड़े सेंट्रल थीम बन गए। ठीक है। फर्स्ट वाज द शाह बानो केस इन 1985। इन दिस 62-year-old divorced Muslim woman has filed a case for maintenance from her former husband. The Supreme Court ruled in the favor of Shah Bano. The Orthodox Muslims saw the Supreme Court order as an interference in the Muslim personal law. ठीक है भैया, एक शाह बानो थी। शाह बानो ने क्या किया, मतलब ये शाह बानो थी, इनको अभी लेके क्या है, मतलब एक डॉक्यूमेंट्री सॉर्ट ऑफ समझ लो, या उस शाह बानो केस से रिलेटेड थोड़ा सा इसमें यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाया गया है। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि शाह बानो केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। तो शाह बानो ने क्या किया, शाह बानो का तलाक हो गया था। ठीक है। तब वो ट्रिपल तलाक का कॉन्सेप्ट चलता भी था मेरे लाख। ठीक है। तो हम लोग ये देखते हैं कि जब शाह बानो का केस हो जाता है, तो शाह बानो का डाइवोर्स हो जाता है, तो शाह बानो सुप्रीम कोर्ट में क्या करती, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करती कि उन्हें मेंटेनेंस चाहिए अपने हस्बैंड से, उन्हें अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो के फेवर में रूलिंग दी थी कि हाँ उन्हें मेंटेनेंस मिलना चाहिए। जब उनके फेवर में ये दिया गया था तो जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम सोसाइटी थी उनको हजम नहीं हुआ। उनको लगा कि ये तो मुस्लिम पर्सनल लॉ का मामला है, मतलब मुस्लिम्स अपने रिलीजन को कैसे चलाएंगे ये वो खुद तय करेंगे, उनका पर्सनल लॉ तय करेगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्यों बोल रहा है कि मेंटेनेंस देना है, सुप्रीम कोर्ट क्यों बोल रहा है मेंटेनेंस देना है। बेसिकली देखो मैं बता देता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने एक लमसम मेंटेनेंस पीरियड की बात की थी। अगर हम लोग देखें तो मतलब यहां पे क्या होता है, अगर अब तुम लोग देखोगे तो इस्लाम में इस समय पे क्या हो रहा था कि अगर आपको मेंटेनेंस चाहिए तो एक इबादत पीरियड आता है। उस इबादत पीरियड मतलब वो 3-4 महीने के अंदर अंदर ही आपको मेंटेनेंस मिलेगा, ऐसा कुछ था। ठीक है, ऐसा कुछ था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने एक लमसम, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि आपको एक लमसम, आपको एक मेंटेनेंस देना पड़ेगा। लेकिन ये चीज क्या है, जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम सोसाइटी थी उसको पसंद नहीं आई, मतलब जो पुराने जमाने के जो सोच थे। ठीक है, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी की नहीं बोल रहा हूं, जो पुराने जमाने के जो लोग थे, मतलब उनको क्या, उनको वो चीज मजे नहीं आया, उनको मजे नहीं आया उसमें। ठीक है। सो ऑन द डिमांड ऑफ सम मुस्लिम लीडर द गवर्नमेंट पास द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 दैट नलिफाइड द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। अब बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स ने कांग्रेस पे प्रेशर बनाया, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स ने कांग्रेस पर प्रेशर बनाया कि आप कोई ऐसा लॉ लेके आओ जिससे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो जजमेंट क्या हो, वो जजमेंट कैंसिल हो जाए, वो जजमेंट कैंसिल हो जाए। तो यहां पे हम लोग क्या देखते हैं, कांग्रेस एक लॉ लेके आती है। वो कौन सा लेके आती है, मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। इस जजमेंट ने क्या किया भैया, इस जजमेंट ने मतलब इस एक्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया। इस एक्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया। मतलब इस एक्ट के जरिए क्या हुआ, इस एक्ट के जरिए यही कहा गया कि बिल्कुल मेंटेनेंस मिलेगा, लेकिन मेंटेनेंस सिर्फ कुछ ही समय तक के लिए मिलेगा, थोड़ा सा ही मिलेगा। और अगर उस पति के पास में पैसा नहीं है तो वक्त बोर्ड दे देगा, मतलब जो वहां पे जो बोर्ड है, मतलब जो रिलीजन का ध्यान रख रहा है, वो बोर्ड आपको क्या है, वो स्टेट बोर्ड आपको पैसा दे देगा। तो मतलब अलग अलग क्राइटेरिया बना दिए गए थे, जिसके की चलते एक लमसम पैसा क्या है, जिसके की चलते एक लमसम पैसा शाह बानो को नहीं मिल सकता था। तो कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसको इस एक्ट के तहत पलटने की कोशिश की गई है। तुम अभी के लिए इतना समझो। ठीक है। The action of government was opposed by many women organizations and many Muslim groups and most of the intellectuals. The BJP criticized this action of Congress as unnecessary concession and appeasement of minority community. ये जो सरकार ने ये जो लॉ बनाया भैया, इसको विमेन ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया और साथ ही साथ मुस्लिम कम्युनिटी ने भी क्रिटिसाइज किया भैया। बहुत सारी मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने भी क्या किया, बहुत सारी मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने भी इसे क्रिटिसाइज किया कि ये जो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार क्या करी, कांग्रेस की सरकार माइनॉरिटी पॉलिटिक्स खेल रही है और माइनॉरिटीज को अपीज कर रही है, मतलब माइनॉरिटी के वोट्स लेने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग माइनॉरिटी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। ठीक है। तो पहला मुद्दा क्या था, पहला मुद्दा ये था जो कि बीजेपी ने क्या किया, जो कि बीजेपी ने बताया कि कांग्रेस ऐसा ऐसा कर रही है। दूसरा मामला आता है मेरे लाल अयोध्या इशू। ठीक है। द अयोध्या इशू इज द सेकंड सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट वाज डीपली रूटेड इन सोशियो कल्चरल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री of the country pertaining to different perspective of the various stakeholders. It involved contention regarding the birthplace of Shri Ram, one of the most holy religious site and its legal ownership. ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं भैया, अयोध्या स्टेक होल्डर जो है वो एक सोशियो कल्चरल और एक पॉलिटिकल इशू एक तरीके से था। ठीक है, वो भारत की समाज से जुड़ा हुआ, भारत की हिस्ट्री से जुड़ा हुआ एंड रेदर, और बाद में वो एक पॉलिटिकल मुद्दा बन गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा मामला था भैया, श्री राम जन्मभूमि का रिलेटेड था
कि श्री राम का जो बर्थ प्लेस हुआ है वो कहाँ हुआ है, और कहाँ हुआ है वो तय है कि अयोध्या में हुआ है, लेकिन जहां हुआ है उसकी लीगल ओनरशिप किसके पास में रहेगी, उसकी लीगल मतलब जहां पे हुआ है तो वो जगह किसके पास रहेगी, वो लीगल ओनरशिप को लेके क्या था, वो लीगल ओनरशिप को लेके पूरा का पूरा मामला था। ठीक है। द सिग्निफिकेंस ऑफ अयोध्या राम जन्मभूमि साइट कैन बी जज बाय द फैक्ट दैट 500-year लॉन्ग हिस्ट्री starting from 1528 is marked by numerous conflicts which are also documented in Lucknow, बाराबंकी एंड फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट गैजेटर्स। ठीक है भैया, अब ये जो अयोध्या का ये जो मामला है मेरे लाल, ये 500 साल पुराना मामला है, ये 500 साल पुराना मामला है भैया, और ये बहुत मतलब 1528 से क्या है, 1528 से ही मामला चले आ रहा है। और इसको आप अलग अलग क्या है, इसको आप गवर्नमेंट के अलग अलग रिकॉर्ड्स में देखोगे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट गैजेटर्स मतलब कि गवर्नमेंट के जो अलग अलग रिकॉर्ड्स है, इसमें आप अलग अलग रिकॉर्ड्स में देखोगे कि मामला क्या है, मामला काफी पुराना है और इस मामले के ऊपर काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चले हैं। ठीक है। A three-dome structure was built at the site of Sri Ram birthplace in 1528, but the structure has visible display of Hindu symbols and relics in the interior as well as exterior portion. ऐसा कहा गया है कि 1528 के पहले वहां पे मंदिर था। ऐसा माना जाता है कि 1528 से पहले जहां पे श्री राम का जन्म हुआ है वहां पे मंदिर था, लेकिन 1528 में वहां पे एक 3 डोम स्ट्रक्चर बन जाता है। 1528 में वहां पे हम लोग देखते हैं मेरे लाल, ऐसे एक 3 डोम स्ट्रक्चर बन जाता है। अब ये 3 डोम स्ट्रक्चर बना तो दिया, बाहर से हम लोग देख रहे थे कि अलग अलग रूलर्स आए, मुगल्स आए, तो वहां पे क्या हुआ, उनका ये मानना है कि मंदिर को हटा के, मंदिर को खंडित करके, मंदिर को वहां पे तोड़ के वहां पे एक 3 डोम स्ट्रक्चर बना दिया 1528 में। लेकिन अगर वहां पे एक 3 डोम स्ट्रक्चर बनाया है तो भी उसमें क्या है, उसमें कुछ कुछ साइंस थे जो कि ये बता रहे थे। उस 3 डोम स्ट्रक्चर में भी कुछ कुछ ऐसे साइंस थे मेरे लाल, मंदिर की मतलब उस 3 डोम स्ट्रक्चर की वॉल्स में या उसके इंटीरियर में, जो कि कहीं ना कहीं ये दिखा रहे थे कि वो कहीं ना कहीं कोई हिंदू टेम्पल का है, जो कि कहीं ना कहीं कोई हिंदू टेम्पल का है। ठीक है। Therefore, Ayodhya Ram Janmabhoomi issue got linked to the national pride in its ancient civilization. और इसीलिए जो अयोध्या राम जन्मभूमि का मामला था भैया, वो एक नेशनल प्राइड का एक मुद्दा बन गया, एंशिएंट सिविलाइजेशन का एक मुद्दा बन गया कि वहां सालों से एक मंदिर था, लेकिन 1528 में वहां पे एक 3 डोम स्ट्रक्चर बना दिया। लेकिन वो 3 डोम स्ट्रक्चर भी बता रहा है कि वहां पे क्या था, वहां पे कहीं ना कहीं कुछ मंदिर था। तो एक ये नेशनल प्राइड और एक ऐसा करके कि बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। ठीक है। Over the year, this issue evolved into a prolonged legal battle, leading to the structure being sealed in 1949 due to the onset of court proceeding. अब ये मामला बहुत लंबा चलता रहा। तो 1949 में क्या किया गया, 1949 में 3 डोम स्ट्रक्चर को सील कर दिया गया, क्योंकि कोर्ट्स में क्या चल रही, कोर्ट्स में प्रीसीडिंग चल रही थी, क्योंकि बार बार कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, तो उसको सील कर दिया गया कि वहां पे कोई भी नहीं जा सकता है, वहां पे कोई भी नहीं जा सकता है, क्योंकि कोर्ट्स में क्या है, कोर्ट्स में प्रीसीडिंग चल रही है। ठीक है। In 1986, the situation regarding the 3 dome structure took a significant turn when the Faizabad, now Ayodhya District Court, ruled to unlock the structure, allowing people to worship there. 1986 में क्या होता है, 1986 में एक यू टर्न हो जाता है। जो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, मतलब कि अयोध्या, आज के अयोध्या को पहले फैजाबाद कहते थे। ठीक है। तो जो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था भैया, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि आप उस 3 डोम स्ट्रक्चर को ओपन कर दो, वहां पे लोगों को वर्शिप कर लेने दो। फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने माना कि वहां पे मंदिर था, मतलब उन्होंने इस चीज को एडमिट किया कि वहां पे क्या था, वहां पे मंदिर था अभी जहां पे 3 डोम स्ट्रक्चर है। तो जैसे ही उन्होंने बोला कि आप क्या करो, आप इसको मतलब आप इस स्ट्रक्चर को ओपन कर दो और वहां पे लोगों को वर्शिप करने दो, तो ये क्या हो गया भैया, ये मामला में एकदम गर्मी आ गई। मतलब एक तरीके से देखोगे ना, 2 कम्युनिटी के बीच का मामला है बेटा। सडनली कोर्ट ने बोला कि आप ताला खोल के, आप जो सील लगी हुई है आप उसको खोल के और आप क्या कर सकते हो, आप वहां पे जाके प्रेयर कर सकते हो। ठीक है। The dispute has been going for many decades, as it was believed that 3 dome structure was built at Sri Ram birthplace after the demolition of temple. However, Shilanyas for temple was done. Further construction remained prohibited. अब डिबेट पूरी की पूरी वही थी, क्योंकि ऐसा माना गया कि वो 3 डोम स्ट्रक्चर जो था उसको डिमोलिश करके, मतलब जो पहले वहां पे मंदिर था उस मंदिर को डिमोलिश करके 3 डोम स्ट्रक्चर वहां पे बनाया गया, ऐसा माना गया। और इसीलिए बहस क्या है, ये बहस बहुत लंबी चलती गई। ऑल्दो शिलान्यास कर दिया गया था, मतलब कि बीच में क्या है, हिंदू कम्युनिटीज ने वहां पे शिलान्यास कर दिया था कि यहाँ पे भगवान का मंदिर बनना है, लेकिन फिर भी कोर्ट में क्या है, फिर भी कोर्ट में मामला चल रहा था, तो मंदिर नहीं बना, बस शिलान्यास, मतलब जो अपन बोलते हैं ना कि पूजा कर दी कि यहाँ पे अपने को क्या करना है, मंदिर बनना है। ठीक है।
The Hindu community felt that their concern related to the birthplace of Sri Ram were overlooked, while the Muslim community sought assurance of their position over the structure. अब हिंदू कम्युनिटी को ऐसा लग रहा था कि हमारा जो श्री राम जन्मभूमि को लेके या जो मंदिर को लेके मामला है वो ओवरलुक किया जा रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं मुस्लिम कम्युनिटी को ऐसा लग रहा था कि जो 3 डोम स्ट्रक्चर है उन पे उनका पोजीशन है, उस पे उनका हक है। ठीक है। Subsequently, tension heightened between both the communities over the ownership right, resulting in numerous dispute and legal conflict. Both the community desired a fair resolution to the long-standing issue. In 1992, following the demolition of the structure, some critics contended that it presented a substantial challenge to the principle of Indian democracy. अब 1992 में क्या होता है? 1992 में उस 3 डोम स्ट्रक्चर को लोगों ने डिमोलिश कर दिया। लोगों ने क्या किया? 1992 में लोगों ने उसको डिमोलिश कर दिया। जैसे डिमोलिश किया तो भारतीय पॉलिटिक्स में, अब इसको पॉलिटिकल साइंस से लिख करो, भारतीय पॉलिटिक्स में एक बहस छिड़ गई कि रिलीजन क्या है, रिलीजन काफी इंटरफेयर कर चुका है और कहीं ना कहीं ये इंडियन डेमोक्रेसी के लिए सोचने वाली बात है कि अब आगे क्या होगा। इंडियन डेमोक्रेसी के लिए सोचने वाली बात है कि आगे क्या होगा। नाउ फ्रॉम लीगल प्रीसीडिंग टू एमिकेबल एक्सेप्टेंस, अब ये लीगल प्रीसीडिंग चली है, उसका क्या निर्णय निकला है और उसको लोगों ने कैसे एक्सेप्ट किया है, अब जरा इसे पढ़ना है। ठीक है। It is important to note that in any society, conflicts are bound to take place. However, in a multi-religious and multicultural democratic society, these conflicts are usually resolved following through due process of law. हम लोग देखते हैं कि भैया किसी भी समाज में कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे एंड स्पेशली अगर आपकी मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अगर आपकी मल्टी प्लूरल सोसाइटी है, अलग अलग कल्चर के लोग हैं मेरे लाल, तो ऑफ कोर्स कॉन्फ्लिक्ट आएंगे। लेकिन ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे सुलझाए जाने चाहिए? थ्रू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। लॉ की पूरी प्रोसेस से, लॉ की नजर से, लॉ क्या कहता है उस हिसाब से हमें मामले सुलझाने होंगे। ठीक है। Through a number of democratic and legal procedure, including court hearing, mediation attempts, popular movement, and finally, with 5-0 verdict of Constitutional Bench of Supreme Court on November 9, 2019, the Ayodhya issue was resolved. अब भैया बहुत सारे मतलब क्या करते हैं, बहुत सारे रास्ते अपना लिए कि मामला सुलझ जाए। मीडिएशन का कि दोनों हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों बैठ के मीडिएट करके मामला सुलझा ले, कोर्ट प्रोसीडिंग चली, मतलब तरह तरह की चीजें अपना ली कि मामला कैसे ना कैसे सुलझा लिया जाए। फाइनली क्या होता है? फाइनली हम लोग देखते हैं मेरे लाल 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट देती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मतलब 5 जजों ने बैठ के केस सुना और पांचों के पांचों जज ने एक ही फेवर में जजमेंट दिया। पांचों के पांचों जज ने एक ही फेवर में क्या किया? एक ही फेवर में जजमेंट दिया भैया। ठीक है। द वर्डिक्ट sought to reconcile the conflicting interest of various stakeholders involved in the disputes. The verdict allotted the disputed site to Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust for the construction of Ram Temple and directed the concerned government to allot appropriate site for the construction of mosque to the Sunni Central Waqf Board. ठीक है। अब डिसीजन में क्या आया? डिसीजन में ही आया कि वहां पे राम मंदिर बनेगा। अब राम मंदिर बनाने का काम दिया गया तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को, ये काम दिया गया मेरे लाल। साथ ही साथ में वहां पे जो स्टेट गवर्नमेंट थी उत्तर प्रदेश में, उस स्टेट गवर्नमेंट को कहा गया कि आप सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को लैंड अलॉट करो ताकि वो क्या करे, ताकि वो एक मॉस्क बना सके, ताकि वो मस्जिद बना सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि वहां पे मंदिर बनेगा। साथ ही साथ उन्होंने गवर्नमेंट से बोला कि आप दूसरा लैंड उन्हें अलॉट करो सो दैट वहां पे मॉस्क का, मस्जिद का वहां पे निर्माण हो। और आप ये लैंड किसे दोगे? सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दोगे। ठीक है। In this way, democracy gives room for conflict resolution in a plural society like our, upholding the inclusive spirit of Constitution. This issue was resolved following the due process of law based on the evidence such as archaeological excavation and historical records. और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देती है बेटा। साथ ही साथ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक इंक्लूसिव स्पिरिट कि सबको साथ में लेके चलना है। हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंक्लूसिव स्पिरिट और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करते हैं। तो हमने लॉ के माध्यम से क्या? हमने लॉ के माध्यम से ही रास्ता निकाला। जो जजमेंट दिया गया भैया, वो जजमेंट बहुत सारा लॉ को ध्यान में रखते दिया गया। साथ ही साथ जो वहां पे आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, मतलब जब वहां पे खुदाई वगैरह करी तो वहां पे तय किया गया कि वहां पे पास में था क्या। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही जजमेंट दिया, वहां पे आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस हुए, हिस्ट्री को पढ़ा गया, उस हिसाब से क्या है, उस हिसाब से फिर सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे जजमेंट दिया। ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन was celebrated by society at large. It is a classic example of consensus building on a sensitive issue that show maturity of democratic ethos while
सिविलाइजेशनली इनग्रेन्ड इन इंडिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था मेरे लाल, वो लार्जली सोसाइटी ने क्या किया, लार्जली सोसाइटी ने उसे एक्सेप्ट किया। साथ ही साथ मेरे लाल ये भारत की डेमोक्रेसी को दर्शाता है कि हम कितने मेच्योरिटी से, बहुत सेंसिटिव मुद्दे को भी हम कितने मेच्योरिटी से हैंडल कर लेते हैं, और मेच्योरिटी से ये देश चल रहा है, और मेच्योरिटी से ये देश क्या है, मेच्योरिटी से ये देश चल रहा है मेरे लाल। सो ये पूरा का पूरा कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी से रिलेटेड था। अब बढ़ते हैं अपन अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो आगे और अपना लास्ट और फाइनल टॉपिक, इमर्जेंस ऑफ न्यू कंसेंसस। ठीक है भैया, द पीरियड आफ्टर 1989 इज समटाइम as a period of decline of Congress and rise of BJP. If you want to understand the complex nature of political competition in this period, you have to compare the electoral performance of Congress and BJP. ठीक है मेरे लाल, अब 1989 से अगर हम लोग देखेंगे तो 1989 से कांग्रेस का डाउनफॉल हो रहा था और बीजेपी का राइज हो रहा था। अगर तुम्हें बहुत ध्यान से देखना है तो तुम्हें इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो पिंकिश जो तुम्हें दिख रहा है वो बीजेपी है, और जो पर्पल जो तुम्हें दिख रहा है वो कांग्रेस है। तो अगर तुम लोग देखोगे तो कैसे कांग्रेस 1984 में कांग्रेस कहां पे थी, ठीक है, कांग्रेस कहां पर थी, बीजेपी का तो 2 ही सीट थी। ठीक है, तो तुम देखो कि कैसे मतलब कैसे तुम लोग इनकी सीट देखोगे, 415 से 2019 में मात्र 52 सीट्स बची। तो कांग्रेस का क्या हुआ है, कांग्रेस का ग्राफ मेरे लाल हमेशा छोटा 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 नजर आएगा तुम्हें। वहीं बीजेपी का ग्राफ अगर तुम लोग देखोगे तो कंटिन्यूअसली एक अच्छे लेवल पे तुम्हें बढ़ते हुए नजर आएगा। तो हम लोग ये देख रहे थे कि 1989 से क्या हो रहा है, 1989 से कांग्रेस का डाउनफॉल और राइज ऑफ बीजेपी हो रहा था। ठीक है, अब जरा लोकसभा की इलेक्शन 2004 टू 2019 को समझ लेते हैं। उस ग्राफ में आपको इतना ही समझना था कि कैसे कांग्रेस का फॉल हो रहा है और बीजेपी का राइज हो रहा है। ठीक है, सो इन द इलेक्शन ऑफ 2004 द कांग्रेस पार्टी टू एंटर्ड in a coalition in big way. The National Democratic Alliance was defeated and a new coalition led by the Congress known as United Progressive Alliance came to the power. हम लोग देखते हैं कि 1999 में किसकी सरकार बनी थी, 1999 में बीजेपी की सरकार, एनडीए, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे। अगला चुनाव हुआ 2004 में, 2004 में एनडीए चुनाव हार जाती है और कांग्रेस की सरकार बन जाती है, यूपीए की सरकार बन जाती है। जैसे बीजेपी के ग्रुप, बीजेपी के अलायंस का नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, वैसे कांग्रेस के अलायंस का नाम है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए। यूपीए इज ऑफ कांग्रेस एंड एनडीए इज ऑफ बीजेपी। तो हम लोग देख रहे हैं कि यूपीए की सरकार बन जाती है, कांग्रेस की अपने दम पर मेजॉरिटी नहीं रहती है, तो एक बड़े ग्रुप को साथ में लेके कांग्रेस 2004 में अपनी सरकार बना लेती है। ठीक है, द गवर्नमेंट रिसीव सपोर्ट फ्रॉम द लेफ्ट फ्रंट पार्टीज। The election of 2004 also witnessed the partial revival of Congress party. It could increase its seats once again after 1991. However, in 2004 election, there was a negligible difference between the vote polled by Congress and its allies and the BJP and its allies. हम लोग देख रहे हैं कि 1991 के बाद में 2004 में फिर से थोड़े से कांग्रेस को वोट मिलते हैं, तो लोगों को लगता है कि कांग्रेस का थोड़ा सा रिवाइवल हुआ है। लेकिन सरकार भले यूपीए की बन गई हो या कांग्रेस और कांग्रेस के अलाइज की बन गई हो, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के वोट शेयर में ज्यादा डिफरेंस नहीं था बेटा 2004 में। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता है कि बीजेपी का डाउनफॉल हो रहा है। इसका मतलब ये कि बीजेपी का तो राइज हो रहा है, कांग्रेस वहीं के वहीं पे। ठीक है, the Congress-led UPA government completed its term despite the left party withdrawing the support in July 2008 on the issue of Indo-US nuclear deal. Election for the 15th Lok Sabha held in 2009 result witnessed a rise in number of seats from 145 in 2004 to 206 in 2009 of Indian National Congress and Congress-led UPA government. Dr. Manmohan Singh was shown as the Prime Minister for the second term, heading the coalition government of UPA again. 2004 में यूपीए की कांग्रेस की सरकार बन जाती है, फिर उसके बाद में 2009 में भी कांग्रेस की ही सरकार बनती है, यूपीए की ही सरकार बनती है, और डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या बनते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। इसके बाद में मेरे लाल हम लोग ये देखते हैं कि जब 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो 2008 में क्या होता है, इंडो यूएस न्यूक्लियर डील साइन होती है, मतलब हमारे और अमेरिका के बीच में एक न्यूक्लियर डील साइन होती है। इसके चलते लेफ्ट पार्टी कांग्रेस से सपोर्ट विड्रॉ कर लेती है, फिर भी कांग्रेस अपनी सरकार चला लेती है। ठीक है, और 2009 में कांग्रेस की थोड़ी सी सीट बढ़ जाती है और कांग्रेस फिर से पावर में आ जाती है। सो 1999 एनडीए की सरकार थी, 2004 यूपीए की सरकार थी, 2009 अगेन यूपीए की सरकार थी। अब अगला चुनाव कब होना है, अगला चुनाव होना है 2014 में, तो जरा वहां पे आ जाते हैं। ठीक है,
भारतीय जनता पार्टी डिक्लेयर्ड नरेंद्र मोदी, द देन चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, एज इट्स प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट इन सितंबर 2013। 2013 में बीजेपी अपना प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए कैंडिडेट नरेंद्र मोदी को घोषित करते हैं, जो कि उस समय गुजरात के क्या थे, मुख्यमंत्री थे। ठीक है। बीजेपी अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी गॉट अ क्लियर मेजॉरिटी इन 16 लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 2014। और 2014 में जब लोकसभा इलेक्शन होता है तो बीजेपी को क्लियर मेजॉरिटी मिलती है भैया। BJP won 282 seats on its own, becoming the first party to gain a single party majority after 30 years। तो बीजेपी अपने दम पर सरकार बना लेती है और पिछले 30 साल से सिर्फ कोएलिशन गवर्नमेंट चल रही थी, तो 30 साल बाद में बीजेपी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बनती है जो कि अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेती है बेटा। ठीक है। डिस्पाइट सिंगल पार्टी ऑफ इट्स ओन, बीजेपी चूज टू फॉर्म एनडीए गवर्नमेंट विद इट्स कोएलिशन पार्टनर। बीजेपी को अपने दम पर मेजॉरिटी थी, लेकिन बीजेपी के जो पहले के जो अलायंस के जो पार्टनर थे, जो एनडीए के जो पार्टनर थे, बीजेपी उन्हीं के साथ में सरकार बनाती है। बीजेपी उनको भी मिनिस्टर्स की पोजीशन देती है, भले उनके पास मेजॉरिटी थी, लेकिन वो सबको साथ में लेके चल रहे थे। ठीक है। ईयर 2014 was a probable watershed movement for Indian politics. Narendra Modi led NDA government rapidly took decision in social sector, foreign policy and economic policy. BJP again emerged victorious with 30 seats of its own in 2019 Lok Sabha election. Even when BJP is getting full majority, the recognition of coalition politics is still relevant. Thus, party system has now changed almost dramatically what it was called till the 70s. ठीक है। फिर 2019 में फिर से चुनाव होता है, बीजेपी फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेती है, 282 से उनकी सीट हो जाती है 330। फिर भी बीजेपी अपने जो पार्टनर्स हैं एनडीए के, उनके साथ में ही सरकार बनाती है। ऑल्दो पार्टी पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, लेकिन कोएलिशन आज भी इंपॉर्टेंट है, कोएलिशन से सरकार चलना आज भी इंपॉर्टेंट है, और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज भी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है। नाउ ग्रोइंग कंसेंसस। ठीक है। However, on many crucial issues, a broad agreement has emerged among the most party. In the midst of the severe competition, many conflicts, a consensus appear to have emerged among most party. The consensus consists of 4 elements. अब हमने देखा कि भैया इतनी सारी पार्टी पॉलिटिक्स के बीच में कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी का साथ दे रही है, तो कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी का साथ दे रही है। इतनी सारी चीजों के बीच में कुछ मुद्दों पर कंसेंसस बन गया था, मतलब कुछ मुद्दों पर आपसी सहमति बन गई थी। ऐसे 4 मुद्दे थे बेटा, कंसेंसस मतलब आपसी सहमति, ऐसे 4 मुद्दे थे जिसपे सभी पॉलिटिकल पार्टीज एग्री करने लग गई थी, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे बीएसपी हो, सभी पॉलिटिकल पार्टीज क्या, सभी पॉलिटिकल पार्टीज मेरे लाल एग्री करने लग गई थी। पहला क्या था? पहला था भैया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, जो एलपीजी रिफॉर्म्स थे मेरे लाल, जो एलपीजी रिफॉर्म्स पे सभी पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज एग्री कर रही थी। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने एलपीजी रिफॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया था, और सभी पॉलिटिकल पार्टीज इन रिफॉर्म्स को आगे लेके बढ़ रही थी, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो। सेकेंड भैया, सेकेंड जो हम लोग देख रहे थे, जो बैकवर्ड कास्ट को लेके जो मुद्दा था, जो ओबीसी को लेके जो मुद्दा था भैया, इस रिजर्वेशन को, ओबीसी के रिजर्वेशन को सभी ने एक्सेप्ट किया, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने ओबीसी के रिजर्वेशन को स्वीकार किया, और इसी के साथ में सभी पॉलिटिकल पार्टीज क्या, इसी के साथ में सभी पॉलिटिकल पार्टीज आगे बढ़ने लग गई। ठीक है। तीसरा क्या था भैया? तीसरा था रोल ऑफ स्टेट पार्टीज इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ठीक है। हम लोग ये देख रहे थे कि सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज एग्री कर रही थी कि स्टेट लेवल की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है, उनका भी बहुत बड़ा रोल है सरकार चलाने में। क्योंकि जब हमने कोएलिशन का एरा देखा था ना बेटा, यही स्टेट लेवल की पार्टीज, यही रीजनल पार्टीज केंद्र में सरकार को सपोर्ट कर रही थी। तो इस चीज को कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि भारत में जो आपकी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बीजेपी, कांग्रेस, उनके अलावा जो स्टेट लेवल की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है मेरे लाल, उनका भी क्या है, उनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है। Fourth, emphasis on pragmatic consideration rather than ideological position. Political alliances without ideological agreement. Coalition politics have shifted on political parties from ideological differences to the power sharing arrangement. Thus, most party of NDA did not agree with the Hindutva ideology of BJP, yet they came together to form a government and remain a power for full term. Fourth ये था, फोर्थ एग्रीमेंट ये था कि रेदर देन, आज की तारीख में पॉलिटिकल पार्टीज आइडियोलॉजीज के लिए लड़ती है, आज की तारीख में जो पॉलिटिक्स है वो प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स हो चुकी है, मतलब प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स हो चुकी है। आज की तारीख में पॉलिटिकल पार्टीज डेवलपमेंट और डेवलपमेंट के मुद्दे पर लड़ती है रेदर देन आइडियोलॉजी।
ये तुमको देखने को मिलेगा। जब बीजेपी की सरकार बनी तो बीजेपी के साथ एनडीए भी था और एनडीए को भी मिनिस्टर्स बनाए गए, मतलब एनडीए में जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको भी मिनिस्टर्स बनाए गए। तो एनडीए की सारी पॉलिटिकल पार्टीज, जरूरी नहीं है बेटा कि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से एग्री कर रही हो, लेकिन स्टिल वो बीजेपी के साथ में, बीजेपी के साथ सरकार चला रहे। तो आज की जो पॉलिटिक्स है, आज की पॉलिटिक्स कैसे हो गई? आज की पॉलिटिक्स बड़ी प्रैग्मेटिक हो गई, बड़ी प्रैक्टिकल हो गई है। ठीक है, all these are momentous change and are going to shape the politics in the near future. We started this study of politics in India with the discussion of how Congress emerged as a dominant party. From that situation, now we have arrived at a more competitive politics, but the politics is based on certain implicit agreement among the main political actor. Thus, even as the political parties act within the sphere of their consensus, popular movement, organization simultaneously identifying new form, visions and pathways for development. यहाँ पे बात हो रही कि ध्यान करो, हमने कहां से किताब की शुरुआत की थी? हमने किताब की शुरुआत की थी कांग्रेस सिस्टम से और कैसे कांग्रेस डोमिनेट कर रही थी। और आज का तुम देखोगे तो आज हम बड़ी एक कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में आ चुके हैं, जहां हर पॉलिटिकल पार्टी एक तगड़ा कॉम्पिटिशन दे रही है। ऑल्दो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने आपस में कंसेंसस बना लिया है। वो कंसेंसस हमने अभी पढ़ा भी कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने आपस में कंसेंसस बना लिया। इसके बावजूद प्रोटेस्ट होते हैं, इसके बावजूद अलग अलग मूवमेंट्स होते हैं, अलग अलग डिमांड्स उठती है। और हमारी पॉलिटिक्स अब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? हमारी पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं चेंज हो रही है और कहीं ना कहीं हमारी पॉलिटिक्स में फिलहाल अब डेवलपमेंट के अराउंड क्या है? डेवलपमेंट के अराउंड दौड़ रही है। ठीक है, issues like poverty, displacement, minimum wage, livelihood, social security are being put on political agendas by people movement, reminding the state of its responsibility. मुद्दे पावर्टी का हो गया, डिस्प्लेसमेंट, जो लोगों को इधर से उधर डिस्प्लेस किया जा रहा है, ठीक है, वो सोशल सिक्योरिटी, समाज कहां पे जा रहा है, मिनिमम वेज, लाइवलीहुड, रोजगार, ये सारे मुद्दे आने लग गए, ये सारे मुद्दे आने लग गए। और ये सारे मुद्दे सरकार को, स्टेट मतलब सरकार को रिमाइंड करवा रहे हैं कि सरकार को इन मुद्दों पर ध्यान देना है। तो आज की पॉलिटिक्स क्या है? आज की पॉलिटिक्स बदल चुकी है। Similarly, issues of justice, democracy are being voiced by the people in form of class, caste, gender and region. We cannot predict the future of democracy. All we know is democratic politics is here to stay in India, and that it will unfold the continuous churning of some of the factors mentioned in this chapter. ठीक है, भारत की डेमोक्रेसी में बदलाव आ रहा है, अलग अलग मूवमेंट्स आज भी चल रहे हैं, अलग अलग हम लोग आज भी देख रहे हैं जस्टिस को लेके, डेमोक्रेसी को लेके लोग प्रोटेस्ट करें। तो भारत में प्रोटेस्ट वगैरह आज भी हो रहे हैं, भारत की डेमोक्रेसी बदल रही है। लेकिन एक चीज क्लियर है बेटा, भारत से कभी डेमोक्रेसी जाने नहीं वाली है, भारत में हमेशा डेमोक्रेसी रहने वाली है। ये हमने इतनी पूरी तुम पॉलिटिक्स से समझ चुके होगे, इतनी पूरी तुम किताब से समझ चुके होगे कि भारत ने बहुत सारे स्ट्रगल्स किए, लेकिन भारत में डेमोक्रेसी जा नहीं सकती। कोई सरकार कितना भी क्यों नहीं दबा दे, डेमोक्रेसी नहीं जाएगी मेरे लाल, बस थोड़ी थोड़ी सी बदलती रहेगी। लोग अवेयर हो रहे हैं, लोग अपने राइट्स के बारे में क्या है, लोग अपने राइट्स के बारे में बात करने लग गए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप आपको इस किताब की सभी चीजें क्या है, सभी चीजें क्लियर हो गई होगी। एक चैप्टर है राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट, वो सीबीएसई में क्या है, वो सीबीएसई में नहीं पूछा जाता है, सीयूईटी में पूछा जाता है, तो उसको सीयूईटी वाले चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा। आपका फिलहाल क्या है, आपके फिलहाल इस किताब के सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होगी। सो पॉलिटिकल साइंस में डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है तुम्हारे साथ। चाणक्य नीति से लेके राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। थैंक यू फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस, लवली ऑडियंस मतलब लवली स्टूडेंट्स। साइनिंग ऑफ विद दिस, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।